यह है समवन जिसको कि हम अपने साइड रखते हैं, उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है। तेरे जैसे किसी एक ए रैंक हंटर के साथ काम करके एक एस रैंक हंटर जैसे कि लिम ताइग्यू को मारना वो शुरुआत से काफी अजीब प्रपोजल था। मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं लिम ताइग्यू को कब्जे में कर सकूं। और ये सुनने के बाद मिसुंग फिर से ट्रिगर्ड हो जाता है और कहता है वो फिर से वो एस रैंक की बात है, क्या तेरे को सच में ऐसा लगता है कि मैं तेरे जैसे किसी से ब्रेन वॉश हो जाऊंगा? लेकिन तभी हम देखते हैं मिसुंग यहाँ पर अपने आप को कहीं और ही पाता है जहाँ पर सिर्फ होती है लाइट, और उस लाइट में से आता है ऑब्स्टल का वो क्रॉस वाला साइन जिसमें कि लिखा होता है जैसा आपके सुप्रीम विशेष करे उनको फॉलो करो। एंड मिसुंग यहाँ पर पूरी तरीके से डोजिन के कंट्रोल में आ चुका है। डोजिन यहाँ पर सोच रहा होता है नाउ देन द नेक्स्ट वन इज, और वो यहाँ पर पक्का मिहो को अपने विलेवर्स में से एक बनाने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम पर डंजन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक कार को देखते हैं जिसमें बैठे होते हैं अपने चोजोंग और हंटर लिम ताइग्यू। अगर ये समन डिसअपियर हो गया तो ये एक सिग्नल होगा कि जो पार्टी अंदर गई है वो मुसीबत में है। द समन ऑफ द समन विल वो हमें जल्दी सिचुएशन को इन्फॉर्म कर देगा। टू थिंक कि हम लोग इस इश्यू को सॉल्व कर पाएंगे। डिवाइस डंजन के अंदर काम नहीं करते थे और ये काफी अच्छा आइडिया है। मैं तो यही आशा करूंगा कि एस रैंक को इस मामले में इन्वॉल्व ना होना पड़े। मैं आशा करूंगा कि मिसुंग और भी दिक्कतें खड़ी ना करे। हंटर लिम ताइग्यू तुम इस चीज को लेकर काफी ज्यादा चिंता कर रहे हो है ना? ताइग्यू कहता है क्या तू मेरे से पंगे लेने की कोशिश कर रहा है? चोई कहता है ऑफ कोर्स नहीं। लेकिन तभी ताइग्यू कहता है ऐसा लगता है कि तू काफी ज्यादा जेलस है कि एक एस रैंक का हंटर पार्क डोजिन ने ग्रीन रेड गिल्ड को ज्वाइन कर लिया। चोई कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी गिल्ड में पहले से ही काफी सारे टैलेंटेड हंटर्स हैं। लेकिन इसके बाद ये लोग भी बचकानी हरकतें छोड़ देते हैं और ताइग्यू यहाँ पर कहता है मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मिसुंगी इन सब चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे था और एक गिल्ड मास्टर होने के नाते ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कुछ होता है तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि हमने जो प्रॉमिस किया था कि तुम हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे ताकि मैं सिचुएशन को सप्रेस कर सकूं। चोई कहता है ये काफी अच्छी बात होगी अगर तुम ऐसा कर पाए, बिकॉज मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं दूसरों को नुकसान पहुंचा दूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग यहाँ पर एक बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जिससे कि यहाँ पर ये सभी स्ट्राइक टीम के मेंबर लड़ रहे होते हैं और इस बार यहाँ पर इन लोगों के साथ मिसुंग भी लड़ रहा होता है। लेकिन मिहो यहाँ पर डोजिन के ऊपर नजर रखती है और कहती है ऐसा लगता है कि एक ऐसा रैंक दूसरों को काम करने दे रहा है, यहाँ तक कि हम लोग उसके सीनियर्स हैं। ऑल्सो मेरे को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं कि आखिर क्या चल रहा है। इवन सिंस कि हम इस बॉस मॉन्स्टर के रूम में आए हैं ली मिसुंग काफी ज्यादा शिद्दत से फाइट कर रहा है। डोजिन यहाँ पर सोच रहा होता है इसी के साथ मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ वाइल एक स्टारडस्ट किसी काम का नहीं था बी रैंक या फिर उससे ऊपर के हंटर्स के लिए स्टार फ्रेगमेंट जिसको कि हम लोग स्टारडस्ट के अंदर से निकालते हैं वो एक बी रैंक के हंटर को एक ए रैंक के हंटर के बराबर पहुंचा सकता है। और कैंडा मिसुंग अभी एक लोअर एस रैंक हंटर के बराबर है। हम यहाँ पर देखते हैं मिसुंग यहाँ पर अपने डैगर से इस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारे स्लैशेज मारता है जिसे देखने के बाद मियो काफी ज्यादा हैरान होती है। इस बॉस मॉन्स्टर की हालत काफी खराब होती है लेकिन तभी मिसुंग यहाँ पर काफी पीछे आ जाता है। डोजिन यहाँ पर सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि एक ए रैंक हंटर के लिए एक एस रैंक हंटर के लेवल पर लड़ना वो भी सिर्फ स्टार फ्रेगमेंट की अवेकनिंग के समय पर। अगर ऐसी बात है तो वन ऑफ द 5 एबिलिटीज ऑफ टेल वन ऑफ द मेन बॉडी फ्रेगमेंट उसके पास है ब्लेसिंग ऑफ एम्प्लीफिकेशन जो कि उन लोगों पे लागू होती है जिनके पास यूनिक ट्रेड्स या फिर पीपल होते हैं जिनके पोजेस किया जाता है बोथ द फेथ ऑफ मिस्टमन जो कि स्टारडस्ट के अंदर स्टोर किया जाता है और वो यूनिक ट्रेड ऑफ वेपन वो सभी कुछ एम्पलीफाई हो जाता है। और वो यूनिक ट्रेड जिससे कि ली मिसुंग ने एम्पलीफाई किया है द यूनिक ट्रेड ऑफ वेपन जिसको कि ली मिसुंग पोजेस करता है वो एम्पलीफाइड हो चुका है स्लैश पावर के साथ। ली मिसुंग अब तू मुझे दिखा कि तू उस लेवल तक पहुंच सकता है जहां तक तेरी पहुंचने की इच्छा है, वो भी मेरे ब्लेसिंग के मिलने के बाद द रैंक ऑफ एस रैंक हंटर जो कि तेरे को चाहिए थी। और हम यहाँ पर देखते हैं मिसुंग यहाँ पर इस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्लैश पावर को इस्तेमाल करके इसको एक ही बारी में खत्म कर डालता है और ये पावर इतनी ज्यादा ही इमेंस होती है जिसे देखने के बाद तो चोजोंग और ताइग्यू भी काफी हैरान होते हैं और ये देखने के बाद तो मिहो भी काफी हैरान होती है क्योंकि यहाँ पर अभी मिसुंग अपने पैरों पे खड़ा होता है। डोजिन यहाँ पर उसके पास आता है और सोच रहा होता है मेरे एम्प्लीफिकेशन देने के बाद जो थकान हुई है वो एक हंटर के लिए काफी ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटे समय के लिए एस रैंक के लेवल पर था और ज्यादातर एम्प्लीफिकेशन ऑलरेडी डिसअपियर हो चुका है। ये काफी शर्म की बात है ली मिसुंग, ऐसा लगता है कि तू कोई ऐसा वेसल नहीं है जो कि एक एस रैंक की पावर को कंटेन कर सके। और ये सुनने के बाद मिसुंग की आंखें अचानक से बदलने लगती हैं। हम यहाँ पर मिहो को देखते हैं जो कि यहाँ पर सोच रही होती है वो अटैक कोई ऐसा अटैक नहीं था जो कि एक ए रैंक हंटर परफॉर्म कर सके। स्टारडस्ट तो एक हाई रैंकिंग हंटर के लिए काफी ज्यादा कम था है ना, कहीं ऐसा तो नहीं स्टारडस्ट के अलावा कोई और भी सिमुलेशन हो। लेकिन जैसे ही मिहो अपने पीछे देखती है मिसुंग ने यहाँ पर अपनी तलवार को डोजिन के आर पार कर दिया होता है। डोजिन कहता है मिसुंग क्या मैंने तेरे को नहीं कहा था कि मैं किसी तेरे जैसे के हाथों ब्रेन वॉश नहीं होऊंगा और ये कर्स पावर जो कि तूने मुझे दी है मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगा। डोजिन यहाँ पर जमीन पर गिर जाता है। मिहो यहाँ पर कहती है ली मिसुंग आखिर तू अपने एक फेलो हंटर के ऊपर अटैक कैसे कर सकता है, क्या तू वो ड्रग लेने के बाद पागल हो गया है? मिसुंग कहता है डैम इट, तो आखिरी में चीजें ऐसे हो गई। मैं यहाँ पर अनगिनत आवाजों को सुन सकता हूँ सिंस की यहाँ पर एस रैंक हंटर है जो कि बाहर इंतजार कर रहे हैं
हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ हंटर एसोसिएशन। अगर मैं जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे भागना होगा। मी यहाँ पर अपने सभी हंटर्स को कहती है इसको यहाँ से भागने मत देना, लेकिन मिसुंग तो यहाँ पर चिल्ला के कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। और हम यहाँ पर देखते हैं मिसुंग यहाँ पर इन लोगों के बीच से काफी तेजी से निकल जाता है। इन सभी हंटर को सिर्फ माइनर चोटी लगी होती है। मीहो कहती है डैम इट, हंटर ली एस रैंक हंटर्स को सिग्नल दो जो कि बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हंटर ली कहता है ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तभी यहाँ पर पार्क डोजिन भी उठ जाता है। डोजिन यहाँ पर कहता है जब तक कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंड है वो तब तक डिविनिटी ऑफ मिस्टमन को रजिस्ट कर सकते हैं, नो मैटर कि उनके पास कितनी मैजिक पावर हो, है ना। ये काफी अच्छा डाटा है। लेकिन तभी यहाँ पर मियो डोजिन के पास आती है और कहती है हंटर पार्क आखिर आप अभी तक जिंदा कहते हो, वो अटैक आपके हर्ट के आर पार चला गया था। लेकिन डोजिन तो यहाँ पर स्माइल करता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मिसुंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर भाग रहा होता है। मिसुंग कहता है मैंने एक एस रैंक की पावर को ऑब्टेन कर लिया, लेकिन मेरे को भी यहाँ पर भागना होगा। वो घटिया एलियन हंटर एसोसिएशन और वो ग्रिम रिपर गिल्ड, मैं किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं हो सकता। अभी के लिए मुझे सिटी के आसपास छुपना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं मिसुंग के आगे यहाँ पर एक डैगर आके रुकता है। मिसुंग कहता है कि आखिर ये क्या है, और हम यहाँ पर देखते हैं परछाई में से कोई बाहर आते हुए कहता है मैं सोच ही रहा था कि अचानक हुए इस धमाके से क्या हुआ, मुझे तेरी जरूरत है, तू मुझे सब कुछ बता। टू थिंक कि तू खुद ही बाहर आ जाएगा, तू स्टारडस्ट और इट्रिम ऑब्स्टल के बारे में जानता है ली मिसुंग। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं सू यहाँ पर कहता है ली मिसुंग मेरे को यहाँ पर तेरे से उन सब चीजों के बारे में जानना है, इट्रिम और ऑब्स्टल के बारे में। और अभी यहाँ पर सू काफी ज्यादा ही सीरियस है, मतलब अगर मिसुंग ने जवाब नहीं दिया तो शायद मिसुंग का आज यहाँ पे काम तमाम होगा। मिसुंग यहाँ पर सोच रहा होता है ना कि इसके स्टारडस्ट के बारे में पता है, बल्कि इसको उस ऑब्स्टल के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, उस एलियन की। लेकिन अगर देखा जाए मुझे बताया गया था कि जिस पर्सन ने ब्रोकी को हराया है और स्टारडस्ट के सप्लाई को बंद किया है वो ब्लैक मास्क पहनता है, कहीं ये वही पर्सन तो नहीं। वेल मेरे को ये सबसे कुछ भी मतलब नहीं है। अगर मैंने अपना समय यहाँ पर बर्बाद किया तो हंटर्स मेरे को जल्दी यहाँ पर ढूंढ लेंगे। और अगर देखा जाए जो क्वालिटी ऑफ मैजिक पावर इसके अंदर से मैं सेंस कर पा रहा हूँ, ये मेरे आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। और मिसुंग यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से काफी तगड़ा अटैक सुहू की तरफ कर देता है और कहता है आज तू यहीं पे मरेगा। लेकिन सुहू यहाँ पर आराम से मिसुंग की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिसको देखने के बाद मिसुंग यहाँ पर काफी हैरान होता है और कहता है तूने मेरे अटैक को रोक लिया और इसी के साथ मैं अपनी स्वॉर्ड को नहीं निकाल पा रहा, आखिर कितना ताकतवर है। लेकिन तभी यहाँ पर सुहू मिसुंग के काफी तगड़ी किक दे मारता है, जिससे कि मिसुंग यहाँ पर हवा में होता है और उसके मुंह से यहाँ पर ब्लड आने लगता है। और मैं तुम्हें बता दूं मिसुंग यहाँ पर अभी एक लो लेवल एस रैंक हंटर के बराबर है, तो मतलब कि सुहू भी यहाँ पर अभी अनऑफिशियली एक एस रैंक का हंटर बन चुका है। मिसुंग यहाँ पर कहता है इसके पास मेरे से कम मैजिक पावर है, आखिर ये सब कैसे कर पा रहा है। लेकिन बीरू यहाँ पर सोच रहा होता है इसके लिए तो सरप्राइज होना काफी नॉर्मल है, हंटर की रैंक का सिर्फ एक ही चीज से पता लगाया जा सकता है और वो बेस्ड होता है उनके अंदर से किस तरीके की मैजिक पावर आ रही है। मैं जो कि ट्रू स्ट्रेंथ को सेंस कर सकता है वो अच्छे से जानता है। एक तरफ यंग मोनार्क अपने स्ट्रेंथ के स्टेट्स के साथ ताकतवर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज करी गई है अहमद की ट्रेनिंग के द्वारा। उनकी फिजिकल एबिलिटी कुछ ऐसा नहीं है जो कि कोई एक ए रैंक का हंटर संभाल सके। और अभी यहाँ पर मिसुंग के सभी अटैक्स को काफी इजिली ब्लॉक कर रहा होता है। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर उस होल को देखते हैं जहाँ से मिसुंग भागा होता है। हम यहाँ पर मियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर इंजर्ड होती है और वो डोजिन के सामने खड़ी होती है और कहती है हंटर पार्क आखिर आप अभी जिंदा कैसे हो, वो अटैक उस अटैक ने आपके दिल को चीर दिया था। लेकिन डोजिन तो यहाँ पर इस बात को कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और हम यहाँ पर उसके हाथ में स्टार फ्रेगमेंट को देखते हैं और वो यहाँ पर ये चीज मियो के ऊपर इस्तेमाल करने जा रहा होता है। लेकिन तभी लोगों को आवाज आती है हंटर बेक में हूँ, क्या सभी लोग वहाँ पर ठीक है। मियो कहती है ओ आप तो तुरंत ही आ गए। और हम यहाँ पर देखते हैं चोई और लिम ताइक्यू यहाँ पर आ चुके होते हैं। ये देखने के बाद डोजिन यहाँ पर सोच रहा होता है टू एस रैंक हंटर्स अभी के लिए मुझे पीछे हटना होगा। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं चोई यहाँ पर नीचे आ जाता है और कहता है जैसे ही हमें उस एक्सप्लोजन की साउंड आई हम यहाँ पर तुरंत ही आ गए, आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। मियो बताती है कि ये सब कुछ करा धरा है ली मिसुंग का। चोई कहता है ए रैंक हंटर ली मिसुंग के पास क्या कोई ऐसी स्किल भी है। मियो बताती है कि उसके अंदर से अचानक से काफी खतरनाक मान आने लगा, जैसे कि उसने किसी सिमुलेशन को कंज्यूम किया है और मे बी ये इफेक्ट हो सकता है उस ड्रग का। लेकिन उसने हंटर पार्क डोजिन के ऊपर हमला किया था। चोई कहता है हंटर पार्क डोजिन इंजर्ड होने के बाद भी काफी नॉर्मल लग रहे हैं। डोजिन यहाँ पर स्माइल करते हुए कहता है मेरे पास एक रिकवरी स्किल है। चोई कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, तुम्हारे पास काफी हाई लेवल की रिकवरी स्किल है। लेकिन मियो यहाँ पर काफी पैनिक होती है, ये सबको साइड रखिए, हमें जल्द से जल्द ली मिसुंग के पीछे जाना होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपने आप को सिटी के अंदर छुपा लेगा। चोई कहते कि हाँ ये तो सच है। हंटर लिम क्या आपने ये सब सुना, ऐसा लगता है कि ली मिसुंग ने कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम खड़ी कर दी है और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। लेकिन तभी चोई भी काफी हैरान होता है और कहता है अभी ये मत कहना। और हम यहाँ पर डोजिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सोच रहा होता है ये काफी बुरा है, ली मिसुंग के साथ मेरा लिंक अभी भी कट नहीं हुआ है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ह्यूमन होने के बावजूद भी वो फेथ ऑफ डिजायर्स को रजिस्ट कर पाएगा। ह्यूमन सच में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग होते हैं और अब ली मिसुंग जो भी कहेगा उसकी बातों पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा। लेकिन वो लोग मेरे ऊपर भी शक करेंगे अगर मैंने कुछ भी नहीं किया। हम यहाँ पर देखते हैं ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। मियो यहाँ पर जाते हुए कहती है हंटर पार्क अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो,
लेकिन डोजिन यहाँ पर सोच रहा होता है ऐसे काम नहीं चलेगा, और अगर ऐसी बात है तो मैं ली मिसुंग को अपने रास्ते से हटा दूंगा। ऑल्थो ऐसा करने के लिए वो काफी ज्यादा डिविनिटी को कंज्यूम करेगा। मेरे को ली मिसुंग की बॉडी पे कंट्रोल करना होगा और उसको सुसाइड करवाना होगा। सिंस की वो जस्ट एक ए रैंक का हंटर था, मुझे एक और हंटर को फाइंड करना होगा। आखिर ये क्या है, क्या वो भी फाइटिंग कर रहा है? अब ये मत कहना, ली मिसुंग ऑलरेडी एस रैंक हंटर से भिड़ चुका है। लेकिन जैसे ही ऑब्स्टल की नजर यहाँ पर सूं पे पड़ती है, वो यहाँ पर काफी पैनिक हो जाता है और कहता है आखिर ब्लैक मास्क यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ब्लैक मास्क भी ली मिसुंग के पीछे हो, जैसे कि हंटर एसोसिएशन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्लैक मास्क से इतना जल्दी मिलूंगा। एस रैंक का इस दुनिया में होना, ली मिसुंग जो कि मिस्ट बंस के फेथ को रजिस्ट कर सकता हो। जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ कुछ भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ है। चीजें उस समय पे काफी अलग थी जब सब कुछ गॉड्स के वर्ड्स पे चलता था। लेकिन आखिर मैं हंस क्यों रहा हूँ? और अभी यहाँ पर पार्क डोजिन काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। हम यहाँ पर सोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर बिना रुके मिसुंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और मिसुंग यहाँ पर काफी ज्यादा सोंग के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा होता है। कहता है मैं इसको ज्यादा देर तक यहाँ पर रहने नहीं दे सकता। लेकिन तभी मिसुंग कहता है रुको। सोंग भी यहाँ पर रुक जाता है और मिसुंग यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है, अगर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? सोंग कहता है आखिर तू ये क्या बोल रहा है, क्या तू इटरेम हॉस्टल के साथ काम नहीं कर रहा था? मिसुंग बताता है उस बास्टर्ड ने मेरे पीठ पे खंजर घोंपा है। और सोंग ये सुनने के बाद सोच रहा होता है उसने इसको बैक स्टेप कर दिया, क्या चीजें इन लोगों के बीच में सही नहीं चल रही? लेकिन तभी बीरू कहता है आखिर तुम उसके साथ स्टार्टअप के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद क्यों कर रहे थे? मिसुंग कहता है वो इस वजह से क्योंकि उसने कहा था कि वो किसी ऐसे को मार देगा जिसको कि मैं मारना चाहता हूँ। सोंग कहता है तूने इटरेम के साथ काम किया ताकि तू किसी एक इंसान को मार सके? मिसुंग बताता है आफ्टर द ग्रेट कैलेमिटी मेरी जिंदगी में सब कुछ चेंज हो गया। कोई ऐसा जो कि ग्रेट कैलेमिटी के आने से पहले कोई भी नहीं था। वो एक एस रैंक का हंटर बन गया और वो मेरे को नीची निगाहों से देखने लगा। इन ऑर्डर फॉर मी टू लिव एज हु आई एम, यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको कि मेरे को मारना है, और तू भी तो उसी एलियन को ढूंढ रहा है ना ताकि तू उसे मार सके? सोंग कहते कि नहीं, मेरा उसे मारने का कोई भी इरादा नहीं है, अगर बात से सारी चीजें सुलझ जाएं। मिसुंग कहता है तेरे को उसे मारने का कोई भी इरादा नहीं है, और तो कि वो एलियन इस दुनिया के अंदर इन्वेड कर चुका है। तेरे पास किसी ऐसे का कैरेक्टर है जिसको कि मैं ट्रूली फेल्ट कर सकता हूँ। मेरे उस दिनों से जब मैं एक एक्टर हुआ करता था, एक कैरेक्टर जो कि सिर्फ होपफुल हो और उसके पास कोई भी पर्सनैलिटी ना हो। काइंडनेस और एथिक ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हें सोसाइटी या फिर लोगों के द्वारा दी जाती हैं। तुम तो ये तक नहीं जानते कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। अगर तुम लकी नहीं होते और तुम्हारे पास ये ताकत नहीं आती तो तुम अपनी सारी जिंदगी एक एक्स्ट्रा की तरफ बिता देते। इवेंचुअली हमेशा एक समय आता है जब तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे तुम्हें एक डिसीजन लेना होता है, और मैं तेरे लिए उस सिचुएशन को बनाऊंगा, द आइडेंटिटी ऑफ द गाय जिसको कि तेरे को मारना है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं मिसुंग यहाँ पर अलग ही जगह पे होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि होता है ऑब्स्टल जो कि कहता है ले मिसुंग अब मैं तेरे को ज्यादा देर तक बोलने नहीं दे सकता। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, सिर्फ तेरी वजह से मैंने काफी चीजों को हासिल किया। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ अबाउट बीइंग इनकॉम्पिटेंट। मैं तेरी इस बॉडी को वन लास्ट टाइम यूज करूंगा। और ये सुनने के बाद मिसुंग कहता है मैं तेरे को ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स मिसुंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और ऑब्स्टल यहाँ पर फुल बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है मिसुंग की। और तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं मिसुंग की बॉडी से यहाँ पर काफी ज्यादा ही माना रिलीज होने लगता है, जिसे देखने के बाद सुहू भी काफी हैरान होता है और कहता है ये तो इटरिम की एनर्जी है जो कि ब्रोकी से भी ज्यादा ताकतवर है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं मिसुंग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसे देखने के बाद सुहू काफी हैरान होता है। ऑब्स्टल कहता है ओह तो ऐसी बात है। और ये सुनने के बाद सुहू को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ऑब्स्टल ने मिसुंग की बॉडी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया होता है और मिसुंग के यहाँ पर विंग्स वगैरह आ गए होते हैं। ऑब्स्टल कहता है स्टारडस्ट फैक्ट्री पे अटैक करने वाला तो तू ही था जो कि ली मिसुंग को ढूंढ रहा था। तू थिंक कि तू ये सब करेगा सिर्फ मुझसे मिलने के लिए, और मैं भी तुझसे मिलना चाहता था ब्लैक मास्क डिस्ट्रप्टर। और हम यहाँ पर देखते हैं मिसुंग और ऑब्स्टल के फेस टू फेस जो कि एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ऑब्स्टल कहता है मैं तुझसे मिलना चाहता था ब्लैक मास्क। लेकिन सुहू यहाँ पर मिसुंग को ऐसा देखने के बाद सोच रहा होता है आखिर अचानक से मिसुंग एक डिफरेंट पर्सन की तरह क्यों फील हो रहा है। और अगर देखा जाए जो भी इसने कहा क्या तू ही वो ऑब्स्टल है जो कि दूसरी दुनिया के गॉड्स के द्वारा भेजा गया है। ऑब्स्टल कहता है ओ तो ऐसा लगता है कि तू हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में जानता है। हाँ हम लोग इस दुनिया के ऊपर इसलिए आए हैं ताकि हम इस पे कब्जा कर सकें। और ये सुनने के बाद सुहू कहता है इन लोगों की वजह से ही मेरे फादर वापस नहीं आ पा रहे। ये काफी अच्छा समय है कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल पाया और अब हमें काफी अच्छी फाइट दिखने वाली है। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं ताइग्यू को। अभी के अभी यहाँ पर रुक जाओ, तुम लोग बिना मेरी परमिशन के यहाँ पर कोई भी मूव नहीं करोगे, और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे अंदर होल को ब्लास्ट कर दूंगा। और अभी ताइग्यू ने यहाँ पर इन लोगों के ऊपर बिल्कुल होल कर रखा होता है। ताइग्यू कहता है ली मिसुंग आखिर तू ऐसा क्यों दिख रहा है, आखिर तूने क्या कर दिया है। एंड ताइग्यू डोंट गिव अ शिट भाई, उनके सामने दो बंदे हैं वो इनको पेल देगा अगर वो हिले तो। लेकिन अपने बंदे भी कम नहीं है। सू कहता है एस रैंक हंटर लिम ताइग्यू, जिसे देखने के बाद ये ऑप्शनल भी बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। ऑप्शनल कहता है लगता है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, तो चल यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट स्पॉट है वहाँ पर चल के बात करते हैं ब्लैक मास्क। लेकिन ताइग्यू यहाँ पर कहता है मिसुंग
आखिर तुझे क्या लग रहा है कि तू कहाँ जा रहा है? मैंने तुझे ऑलरेडी बता दिया है कि मेरी परमिशन के बिना तू कहीं भी नहीं जाएगा। और ताइक्यू ये बोलते ही अपने एरो को ऑप्शनल के ऊपर शूट कर देता है, जिससे कि ये ऑप्शनल और सुंग काफी इजीली डॉज कर लेते हैं। ऑप्शनल यहाँ पर हवा में उड़ने लगता है और सुंग और ऑप्शनल यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी ताइक्यू यहाँ पर बिना रुके काफी सारे और एरोस को शूट करता है, जिसको कि ऑप्शनल और सुंग काफी इजीली डॉज कर लेते हैं। सुंग यहाँ पर सोच रहा होता है, डैम इट, क्या हंटर लिम सुंग को यहाँ पर पकड़ने आए हैं। बीरू यहाँ पर कहता है, यंग मोनार्क, क्या आप काउंटर अटैक नहीं करने वाले? सुंग कहता है, अगर उसके रिएक्शन को देखा जाए तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हंटर लिम ताइक्यू, एट्रिम और ऑप्शनल से जुड़ा हुआ है और इसी के साथ वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन ताइक्यू तो यहाँ पर काफी ज्यादा पिस ऑफ हो चुका होता है। वो कहता है, तुम लोगों ने मेरे एरोस को काफी अच्छे से डॉज कर लिया। लेकिन तभी ताइक्यू यहाँ पर एक काफी तगड़ा अटैक प्रिपेयर करते हुए कहता है, मेरी टॉप प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं लिम सुंग को यहाँ पर पकड़ लूं, मेरे को दूसरे की परवाह नहीं। ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा लालची था कि मैं सोच रहा था कि मैं तेरे को सेफली ले जाऊंगा मिस सुंग। और ये अटैक यहाँ पर ऑप्शनल को लगने वाला ही होता है, लेकिन तभी ऑप्शनल कहता है, ये मैजिक पावर ये काफी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन तभी हम ताइक्यू के पीछे कुछ पार्टिकल्स को नोटिस करते हैं, जिसे कि ताइक्यू भी नोटिस कर लेता है और वो अपने बो को उसी साइड कर देता है। लेकिन उस तरफ सिर्फ एक गॉबलिन होता है। ताइक्यू कहता है, आखिर एक गॉबलिन यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन तभी वो भी समझ आता है और कहता है, शिट। और जैसे ही वो नोटिस करते हैं, उसके आगे से सभी लोग गायब हो चुके होते हैं। ताइक्यू कहता है, ले मिसुंग, आखिर तू क्या सोच रहा है? इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम लोग यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग जिंजुल को देखते हैं, जो कि यहाँ पर फोन पे बात कर रहा था और कहता है, ओह तो ऐसी बात है। ले मिसुंग बच के निकल गया और कॉल पे और कोई नहीं बल्कि ताइक्यू होता है, जो कि कहता है, मुझे माफ करना एसोसिएशन चेयरमैन, ये मेरी गलती थी। लेकिन ले मिसुंग यहाँ पर काफी ज्यादा अबनॉर्मल दिख रहा था, शायद ये ड्रग के इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है। इसी के साथ वहाँ पर एक और हंटर था। वहाँ पर एक ऐसा हंटर था जिसने की ब्लैक मास्क को पहना हुआ था। और ये सुनने के बाद तो चोई काफी हैरान होता है और कहता है, एक हंटर जिसने की ब्लैक मास्क पहना था, क्या वो क्लोज कॉम्बैट में फाइट करता है? ताइक्यू कहता है, आखिर तेरे को कैसे पता? जब एयरपोर्ट पे डंजन ब्रेक हुआ था, तब मैंने वहाँ पर एक हंटर को देखा था जिसने की ब्लैक मास्क को पहना हुआ था। उसने वहाँ पर ब्लैक मैजिक बीस्ट को रोक दिया और अकेले ही पूरे एयरपोर्ट को साफ कर दिया। और जिंचुल भी ये सब यहाँ पर कॉल पर सुन रहा था और कहता है, ब्लैक मास्क, कहीं ये हंटर संग जिनवू तो नहीं? क्या इतने समय से मिसिंग होने के बाद वो वापस लौट आए हैं? नहीं, अगर ये हंटर संग होते तो ये इंसिडेंट ऑलरेडी खत्म हो चुका होता। लेकिन अगर ऐसी बात है तो कहीं ऐसा तो नहीं। और सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम लोग उसी ऊंची जगह को देखते हैं जहाँ पर सुहू और ऑप्शनल आमने सामने होते हैं। ऑप्शनल कहता है, ये तो काफी अनएक्सपेक्टेड था, आखिर तूने मेरी मदद क्यों करी? सू कहता है, तू लिम सुंग की बॉडी को खत्म कर देगा अगर चीजें तेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो गई है ना? ऑप्शनल कहता है, मैंने डीमन से तेरे बारे में सुना था, वो लोग तेरे को कहते हैं शैडो मोनार्क फ्रॉम द डार्कनेस, आखिर तू शैडो मोनार्क से कैसे रिलेटेड है? सू कहता है, ऐसा लगता है कि तेरे पास काफी सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं भी इन सब के जवाब नहीं देने वाला। लेकिन अभी तो मेरा सिर्फ ये मकसद है कि मैं तेरे को क्रश करूंगा और तेरे अंदर से सभी इंफॉर्मेशन को निकाल लूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर बीरू आता, जो कहता है, यंग मोनार्क, आप काफी केयरफुल रहना। आफ्टर जब एट्रिम ऑप्शनल ने लिम सुंग की बॉडी पे कब्जा कर लिया, मैं इस चीज का पता नहीं लगा पा रहा कि आखिर वो कितना ताकतवर हो गया है। सुहू कहता है, बीरू तुम चिंता मत करो, मैंने इस मूवमेंट के लिए प्रिपरेशन करके रखी थी। और सुहू यहाँ पर अराइज करके अपनी शैडो को काफी दूर तक फैला देता है, जिसे देखने के बाद ऑप्शनल तो स्माइल पास करता है। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ ये डार्कनेस की वही सेम अथॉरिटी है जो कि मैंने बैटलफील्ड के अंदर देखी थी। और हम यहाँ पर देखते हैं सुहू ने यहाँ पर काफी सारे शेडोज को समन कर लिया होता है और हमें यहाँ पर सुहू की शेडोज को दिखाया जाता है। वेनम फैंग ग्रेड कॉमन, सेंटिपाइड मॉन्स्टर रैंक कॉमन, हाई ट्रॉल्स ग्रेड कॉमन एंड द टॉम वार्डन शिका ग्रेड इलाइट। ये उन मैजिक बीस्ट की कॉप्स है जिनको कि मैंने आज के दिन के लिए बचा के रखा था। और इसी के साथ सुहू यहाँ पर शैडो डंजन की की को निकालता है और कहता है, और इसी के साथ सुहू यहाँ पर शैडो डंजन की को निकालता है और कहता है, आप समय आ चुका है कि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तेरे से लड़ूं। और अब यहाँ पर कुर्सी की पेटियां बांध लो क्योंकि यहाँ पर काफी तगड़ी बैटल शुरू होने वाली है। हम यहाँ पर देखते हैं सुहू यहाँ पर अपनी आर्मी के साथ पूरी तरीके से तैयार होता है और ऑप्शनल भी यहाँ पर हंस रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर सुहू के सिस्टम में एक अर्जेंट क्वेस्ट अराइव होता है जिसमें कि लिखा होता है, अर्जेंट क्वेस्ट, डिफीट द लिम सुंग एट्रिम ऑप्शनल, डिफीट लिम सुंग, जिसको कि एट्रिम ऑप्शनल ने कंट्रोल में कर लिया है। सुहू ने यहाँ पर एसिल और ग्रे को ही बुला लिया होता है और इसी के साथ सुहू ग्रे के साथ मर्ज भी हो जाता है। लेकिन सुहू यहाँ पर सोच रहा होता है, क्वेस्ट में कहा गया कि मुझे लिम सुंग को डिफीट करना है, तो अब चीजें यहाँ तक पहुंच चुकी है। हाँ, द मूवमेंट कि मुझे यहाँ पर किसी और पर्सन को मारना होगा। हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शनल भी यहाँ पर मिसुंग के स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो भी यहाँ पर मिसुंग को कंट्रोल करते हुए सोच रहा होता है। इसके इमोशंस को समझने के बाद मेरे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो काफी ज्यादा अजीब हैं। द मेमोरी ऑफ मेन बॉडी जो कि उस फ्रेगमेंट के अंदर है, आई थिंक मैं जानता हूँ कि डार्कनेस में मिलने के बाद कैसा लगता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि हम अपने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के खिलाफ फील करते हैं। कोई इतना ताकतवर जो कि दूसरे डायमेंशन से आया हो और दूसरे डायमेंशन की पूरी आर्मी को ही अकेले रोक दिया हो। मैं डार्कनेस को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस था, जो कि अपनी आर्मी में सबसे ज्यादा आगे होने के बावजूद भी काफी
काफी लोनली दिख रहा था। आई वंडर अगर मेरे को मेरे सवालों का जवाब इससे मिल गया। लेकिन तभी हम देखते हैं ये सेंटीपैड मॉन्स्टर यहाँ पर ऑप्शनल के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ कुछ और शेडोज भी। लेकिन ऑप्शनल यहाँ पर इन मॉन्स्टर को एक ही वार में काट के रख देता है। लेकिन जैसे ही ऑप्शनल अपने पंखों को बंद करता है वो यहाँ पर देखता है कि सुहू उसके आगे ही खड़ा है, जिसे देखने के बाद उसको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन तभी सुहू अपने गाउंटलेट से मिसुंग के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करता है, जिसको कि ऑप्शनल अपने शॉट से ब्लॉक कर देता है। जिसको देखने के बाद ऑप्शनल यहाँ पर काफी हैरान होता है और कहता है उसने अपने सोल्जर्स का इस्तेमाल किया ताकि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सके और वो पर्सनली मुझसे फाइट कर रहा है। क्या वो इतना कॉन्फिडेंट कि वो क्लोज कॉम्बैट में मुझसे जीत जाएगा? लेकिन तब हम देखते हैं ऑप्शनल यहाँ पर काफी तगड़ा फ्लैश मारता है, जिसको कि सू काफी इजीली डॉज कर लेता है और सू यहाँ पर ऑप्शनल से काफी ज्यादा ही दूर हो जाता है। लेकिन तभी हम एसील को देखते हैं जो कि यहाँ पर ऑप्शनल के ऊपर पीछे से हमला कर देती है, जिससे कि ऑप्शनल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शनल यहाँ पर इस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। वो यहाँ पर एसील के स्पीयर्स को पकड़ लेता है और कहता है तुम उन ब्लैक सोल्जर्स में से नहीं हो। और हम यहाँ पर देखते हैं ये देखने के बाद एसील के यहाँ पर आंसू निकल जाते हैं। लेकिन तभी सू यहाँ पर एक काफी तगड़ी किक ऑप्शनल के फेस पे मारता है और कहता है तो अपने उन ब्लैक सोल्जर्स का इस्तेमाल फाइट के अंदर नहीं कर रहा। सू कहता है ब्लैक सोल्जर अगर तू इतना बैडली इसको देखना चाहता है तो मैं तेरे को ये दिखाता हूँ। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शनल के आसपास सैंड जमा होने लगती है और उसको यहाँ पर एक शैडो पीछे से पकड़ लेता है और ये नन अदर देन होता है शिका। और तभी सुहू भी यहाँ पर अपने गाउंटलेट में पावर को जमा करने लगता है और वो यहाँ पर एक काफी तगड़ा अटैक मिसुंग के ऊपर कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। सुहू को तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। वो यहाँ पर काफी पीछे जाता है और कहता है उसकी बॉडी पे जो सैंड लपेटी गई थी वो एक्सप्लोड हो गई। और तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑप्शनल यहाँ पर एक काफी तगड़ा अटैक करता है सुहू की तरफ और ये अटैक इतना तगड़ा होता है सुहू के पीछे वाले शेडो सोल्जर्स दो हिस्से में बढ़ जाते हैं। ऑप्शनल कहता है आई गेस मेरे को ऐसा नहीं लगता कि जो एक्सेलरेशन मैंने पहले फील करी थी वो मैं अब कर पाऊंगा। ये कितना डिसअपॉइंटिंग है। डार्कनेस के पास जो सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा खतरनाक थे। उनके पास खुद के सोचने समझने की शक्ति थी और देखने पे तो ऐसा लगता था कि वो एक ट्रेंड आर्मी थी। तेरी पावर सिर्फ उससे सिमिलर है लेकिन तू कह सकता है कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट एबिलिटी है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा डिस्पाइट हैविंग कि तेरे पास कुछ ऐसी अथॉरिटी है तू इसके बाद भी इस फाइट को नहीं जीत पा रहा। तो सच में काफी ज्यादा कमजोर है। लेकिन सू यहाँ पर सोच रहा होता है डैम इट जब से ली मिसुंग इट्रिम ऑप्शनल के कंट्रोल में आया है तब से मेरा उससे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। उसकी स्ट्रेंथ अभी प्रोबेबली अगर कंपेयर किया जाए तो शायद वो एक एस रैंक हंटर के बराबर है। और ऑप्शनल यहाँ पर सू के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है द रीजन की डार्कनेस देखने में इतना लोनली लग रहा था वो इस वजह से था क्योंकि ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि उससे राइवल कर सके। यहाँ तक कि इस दुनिया में भी दूसरों के लिए उनके पास ऐसा कोई तरीका नहीं होता जिससे कि वो काफी ज्यादा ताकतवरों को समझ सके। आफ्टर ऑल और सू यहाँ पर इट्रिम के सारे अटैक्स को ब्लॉक करते हुए सोच रहा होता है फादर काफी ज्यादा लोनली दिख रहे थे। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं सुहू के गाउंटलेट पूरी तरीके से टूट जाते हैं। सिस्टम भी बता देता है कि वोल्कान हॉर्न डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और तभी ये ऑप्शनल अपने स्वॉर्ड को सुहू के पेट में घुसा देता है। इसीलिए यहाँ पर चिल्ला के कहती है यंग मोनार्क। ऑप्शनल कहता है तुझे इस बारे में कोई भी क्लू नहीं है कि तेरे पास आखिर किस तरीके की ताकत है और इसी वजह से जो ताकत तेरे पास डार्कनेस की है मैं उसे ले लूंगा। मैं तेरे को एक बिलीवर के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा और तब मैं वो सब कुछ करूंगा जो कि मुझे करना पड़े ताकि मैं तेरे से पावर को ले सकूं। और जब मैं ये सब कर लूंगा तब मैं ट्रूली अंडरस्टैंड कर पाऊंगा कि आखिर डार्कनेस कैसा फील करता है। हम यहाँ पर देखते हैं सुहू ने यहाँ पर उस स्वॉर्ड को पकड़ा होता है ताकि वो उसे निकाल सके। लेकिन सुहू की हालत भी यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो सोच रहा होता है मेरे को इस बारे में कोई क्लू नहीं कि मेरे पास आखिर किस तरीके की पावर है। लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो ली मिसुंग ने भी बिल्कुल कुछ ऐसे सिमिलर कहा था मेरे स्टैट्स और मेरी स्किल क्या इन चीजों के अलावा भी मेरे को किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिससे कि मैं ताकतवर बन सकूं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक पास्ट का मूवमेंट देखते हैं जहाँ पर सुहू और बीरू मूवी देख रहे होते हैं। बीरू कहता है यंग मोनार्क आखिर आप शैडो ट्रांसफॉर्मेशन वेपन स्किल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सू कहता है वो इस वजह से क्योंकि वुल्कन हॉर्न के पास काफी ज्यादा अटैक पावर है और इसी के साथ उसे स्किल का इस्तेमाल करना मेरे लिए भी थोड़ा टफ है। उन दोनों का साथ में इस्तेमाल करना बॉन्ड स्किल और रूलर अथॉरिटी और बैटल के अंदर शैडो सोल्जर को सिमुलेट करने का कमांड देना। इसी वजह से मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं शैडो ट्रांसफॉर्म वेपन स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। बीरू कहते हैं कि आप एक जीनियस है, मैं श्योर हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैं बीरू इस बात की गारंटी देता हूँ। सू कहता है इट्स फाइन, तुमने ही कहा था ना कि फादर शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को बैटल के अंदर इस्तेमाल नहीं करते और शायद इस चीज का रीजन होगा कि वो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते और अगर मैं इन चीजों का इस्तेमाल करूँ तो शायद चीजें काफी अलग हो जाएं। बीरू कहता है अगर आप ऐसे सोचते हैं तो इसमें कोई मदद नहीं होने वाली। आखिर ये कब शुरू हुआ? आखिर कब से मैंने अपने लिमिट्स को इतना इजीली डिफाइन करना सीख लिया? माय हैबिट ऑफ कंपोजिंग। मेरे फेल होने के बाद जब मैं अवेकन नहीं हुआ था और जब मैं उन चीजों के बारे में अब सोचता हूँ तो अवेकन होने के बाद उन चीजों की पिक्चर मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन ड्राइंग मेरे को सच में काफी पसंद थी। हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि ली मिसुंग ने कहा था। मैं अपनी मीटिंग को लीव कर रहा हूँ विद माय फादर टू द सिस्टम। मेरी मदर को ढूंढना वो हमेशा से कुछ ऐसा था जो कि मेरे को इवेंचुअली करना है जब मैं ताकतवर बन जाऊंगा। द रीजन कि मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद के अंदर ताकत को महसूस नहीं कर पाता। आखिर मैं इतना आगे तक अपने फादर के फुटस्टेप
को फॉलो क्यों करना चाहता हूँ। फादर को जो चाहिए वो उनकी खुद की कॉपी नहीं है, मुझे वो ढूंढना होगा कुछ ऐसा जो कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और हम यहाँ पर प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर सोहू की हालत काफी खराब होती है। वो यहाँ पर कहता है अराई, जिसको देखने के बाद यहाँ पर हॉस्टल को कुछ भी समझ नहीं आता। वो यहाँ पर कहता है अगर सोचा जाए तो ब्लैक शेडोज इमॉर्टल होती है ना, वो मरने के बावजूद भी जिंदा हो जाती है। बट ये मैटर नहीं करता कि आखिर तुम्हारे सोल्जर मेरे ऊपर कितनी बार भी हमला करे, वो लोग मेरे लिए कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन तब ये ऑप्शनल नोटिस करता है सोल्जर्स एक दूसरे से फ्यूज हो रहे हैं। मैंने वॉर के अंदर डार्कनेस के आसपास कुछ भी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं सभी शैडो मॉन्स्टर आपस में फ्यूज होने लगते हैं। ग्रे भी यहाँ पर सुहू से अलग हो जाता है। हम सुहू के फेस पे कुछ शैडोज को देखते हैं। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम लोग यहाँ पर पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर सुहू अपने पेरेंट्स यानी कि जिनवू और चाहिन के साथ क्रिसमस में आया होता है और कहता है मैं डैड की तरह एक डिटेक्टिव बनूंगा। आप काफी कूल हो, क्या मैं एक डिटेक्टिव बन सकता हूँ या फिर मैं एक ट्रैक फील्ड एथलीट बन सकता हूँ मॉम की तरह। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं भी उन्हीं की तरह ताकतवर बन जाऊंगा, है ना मॉम, ऐसा करना सही रहेगा है ना। तो चाहिन यहाँ पर एक स्माइल करती है और कहती है सुहू, तुम्हें रेस करते हुए हमने सोचा कि हम चीज तुम्हारे लिए करेंगे। हमने डिसाइड किया कि हम तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि आखिर तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम कुछ भी कर सकते हो जब तक तुम करना चाहो। तो सुहू यहाँ पर कहता है कि मैं आप दोनों की तरह ताकतवर और कूल बनना चाहता हूँ। तो चाहिन कहती है कि अगर तुम यही करना चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें भी ऐसा ही लगता होगा। अगर सच में यही तुम्हें चाहिए। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आया था कि आखिर मॉम ने जो कहा था वो मुझे क्यों याद आया, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर आने के बाद मैं डैड की परछाई पे चलने लगा और मैंने खुद के सपने देखने छोड़ दिए। मैंने खुद से सवाल करने छोड़ दिए, चीजें जिनमें मैं अच्छा हूँ और जो चीजें मुझे पसंद है। द रीजन कि मैंने शेडो ट्रांसफॉर्मेशन को डैड से पहले ऑब्टेन इसलिए कर लिया बिकॉज सिस्टम ने मुझे ये मेरी खुद की खूबियों की वजह से दिया और अब मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। एक कॉम्बैट स्टाइल जो कि मेनली यूज होगा शेडो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैं किसी एक फॉर्म पे फिक्स नहीं रहूंगा और शेडोज को फ्रीली बाहर निकालूंगा। और प्रेजेंट में हम लोग यहाँ पर देखते हैं सुहू के आसपास काफी सारे शेडो आ चुकी होती हैं। बीरू यहाँ पर सोच रहा होता है यंग मोनार्क के आसपास के शेडोज अचानक से एक दूसरे में मर्ज होने लगे हैं। मेरे लिए इस फॉर्म को मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन तभी इसिल कहती है बीरू, आखिर यंग मोनार्क के साथ क्या हो रहा है। बीरू कहता है फ्यू, मैं खुद भी नहीं जानता कि आखिर क्या हो रहा है। मे बी यंग मोनार्क भी अपनी सील को ब्रेक कर रहे हैं। ये देखने के बाद ऑप्शन यहाँ पर सोच रहा होता है क्या इसके पास कोई हिडन डोरमेंट पोटेंशियल है। ऐसे तो चीजें काफी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। मैं अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे इसे जल्द से जल्द मौत के दरवाजे के पास पहुंचाना है और इसके बाद मैं इसके अंदर स्टार फ्रेगमेंट को डाल दूंगा। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसके पास एक काफी ज्यादा शार्प शेडो उसके फेस के पास आता है जिससे कि ऑप्शन यहाँ पर काफी ज्यादा दूर हो जाता है। ऑप्शन कहता है आखिर ये क्या है। जहाँ तक मैं जानता हूँ एक हंटर की एबिलिटीज दोबारा ग्रो नहीं होती है, कहीं ये सेकंड अवेकनिंग तो नहीं। और हम यहाँ पर देखते हैं सुहू का वो पार्ट जहाँ पर ऑप्शन ने अपनी तलवार को घुसाया होता है। वहाँ पर शेडो से वो जगह पूरी तरीके से हील हो जाती है और सुहू ने यहाँ पर अपनी शेडो से एक गाउंटलेट को बनाया होता है और ये यहाँ पर काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। सुहू यहाँ पर सोच रहा होता है क्या शेडो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज सिर्फ शेडोज को वेपन के अंदर बदलने के लिए किया जा सकता है। अगर मैं सोचूं द ट्रेट ऑफ शेडोज की जो कि एक एबिलिटी है फॉर्म चेंज करने की, तो शायद मैं इसका इस्तेमाल उससे काफी सारे तरीकों में कर पाऊंगा। और हम यहाँ पर देखते हैं एक सेंटीपाइड मॉन्स्टर ऑप्शनल के ऊपर अटैक करता है जिसको कि ऑप्शनल काफी इजीली खत्म कर देता है। लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर ऑप्शनल के ऊपर पीछे से अटैक करता है और इसी के साथ काफी सारे शेडोज। लेकिन ऑप्शनल यहाँ पर अपने विंग्स का इस्तेमाल करके इससे बच जाता है। ऑप्शनल कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम चाहे कितने भी शेडो सोल्जर्स का इस्तेमाल कर लो, ये मेरे आगे कुछ भी काम नहीं आने वाला। ऑप्शनल अपने एक ही हमले से इन सभी को खत्म कर डालता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं सुहू यहाँ पर अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और कहता है अगर ये भी काम नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है बॉन्ड स्किल डीमन ब्लास्ट हैज यूज्ड और तभी सुहू यहाँ पर एक काफी तगड़ी जंप लगा के ऑप्शनल के ऊपर हमला कर देता है। ऑप्शनल यहाँ पर कहता है ये मैजिक पावर डेफिनेटली काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतने ओवियस अटैक से मेरे को हिट हो जाए। ऑप्शनल यहाँ पर सुहू के ऊपर काफी सारे स्लैशेस मारता है जो कि सुहू को हिट भी होते हैं। ऑप्शनल यहाँ पर कहता है एक पैर को खो देना इस अथॉरिटी का इस्तेमाल करने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सुहू यहाँ पर सोच रहा होता है ये काफी कमाल का है, शेडो ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम यहाँ पर देखते हैं सुहू ने ये अटैक यहाँ पर शिका को दे दिया होता है जो कि ये अटैक डायरेक्ट ऑप्शनल के ऊपर लैंड होता है और मित्सुंग की बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है। ऑप्शनल कहता है टू थिंक कि तूने अपने सोल्जर को एक स्किल का इस्तेमाल करने के लिए अलाउ किया। ये एक ऐसा तरीका है अथॉरिटी को इस्तेमाल करने का जिसको कि डार्कनेस ने कभी नहीं किया। और हम यहाँ पर देखते हैं मित्सुंग यहाँ पर अपने सेंसेस में वापस आने लगा है। वो कहता है मैं बोल नहीं पा रहा, क्या मेरी जॉब ब्रेक हो गई है और इसी के साथ मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। अगर मैंने अपने माना को चेंज कर लिया ली मित्सुंग की लाइफ फोर्स से तो मैं और भी ज्यादा देर तक फाइट कर पाऊंगा। मेरे को अब अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है। लेकिन आखिर ये क्या हो रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं मित्सुंग यहाँ पर अपने कंट्रोल में आने लगा और कहता है क्या उस कमीने ने ऐसा किया है। ऑप्शनल कहता है ली मित्सुंग क्या अभी जो इम्पैक्ट हुआ है उस वजह से ये उठ गया है। और मित्सुंग यहाँ पर कहता है टू थिंक कि वो ब्रेट इतना सब अचीव कर लेगा, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि एक एस रैंक का हंटर एक लो रैंक के हंटर से हार रहा है।
मिसुंग अगर तू ऑप्शनल कहता है ली मिसुंग अगर तू नहीं रुका। ली मिसुंग कहता है तो क्या आखिर मरने से बुरा क्या हो सकता है? क्या तेरे को ऐसा लगा कि मैं मरने से डरता हूँ? मेरे को बस इस चीज से नफरत है कि लोग मेरे को नीची निगाहों से ना देखें। मेरे को उस चीज से नफरत है कि लोग मेरी एग्जिस्टेंस को डिनाई करें। अगर मैं उन लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दूं जो कि मेरे को नीची निगाहों से देखते थे। आजा फकिंग ब्रेट, अगर मैं कहानी का हीरो नहीं बन सकता तो मैं तेरी मदद करूंगा उस रोल को पूरा करने के लिए जो कि मेरे को होना चाहिए था। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं मिसुंग के ऊपर से ऑप्शनल का कंट्रोल हटने लगता है। ये मेरा लास्ट एक्टिंग रोल है एज अ विलन। और मिसुंग यहाँ पर अपने सामने सुहू को देखता है और तभी सुहू यहाँ पर एक काफी तगड़ा पंच प्रिपेयर करता है और डायरेक्ट मिसुंग की बॉडी के आर पार कर देता है। इस पंच से यहाँ पर मिसुंग की हालत काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी होती है और यहाँ पर ऑप्शनल का कंट्रोल मिसुंग के ऊपर से पूरी तरीके से हट जाता है और मिसुंग यहाँ पर सब कुछ फील कर पा रहा होता है। मिसुंग यहाँ पर सोच रहा होता है ये काफी बुरा है, मेरे स्टमक में होल हो गया है और अब मेरी जॉब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्या मैं अपने आखिरी शब्दों को भी नहीं बोल पाऊंगा? जब वो एलियन मेरे सामने आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पास एक चांस है कि मैं इस दुनिया को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी चीजें ऐसे खत्म हुई। इवन सिंस उस ग्रेट क्लैमिटी के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। डैम इट ऑल, आखिर मेरे फाइनल मूवमेंट्स में मुझे उस बास्टर्ड लिम मिसुंग का फेस क्यों याद आ रहा है? और हम यहाँ पर देखते हैं ये वो समय होता है जहाँ पर लिम ताइक्यू ने मिसुंग से पूछा होता है क्या तू मेरे साथ काम करना चाहेगा? मिसुंग यहाँ पर मरते हुए कहता है तू मेरे को नीचे निगाहों से मत देख, मैं हूँ सुपरस्टार लिम मिसुंग। लेकिन ये बच्चा आखिर इसको देखने पर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे ऊपर पेटी कर रहा है? हम यहाँ पर सुहू के फेस को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा ही हैरान होता है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि आपने एक्सपी को ऑब्टेन किया है और इसी के साथ आपका लेवल अप भी हो चुका है। अर्जेंट क्वेस्ट डिफीट ली मिसुंग ये भी पूरा हो चुका है, आपका क्वेस्ट कंप्लीट होता है। हम यहाँ पर देखते हैं सुहू यहाँ पर ली मिसुंग की डेड बॉडी के पास बैठा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एसिल, बीरू और ग्रे आते हैं। एसिल कहती है यंग मोनार्क। बीरू कहता है यंग मोनार्क आपने कर दिखाया, मैं जानता था कि आप ऑस्टल को हरा दोगे। लेकिन सुहू यहाँ पर इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है, जैसे कि वो कहीं और ही खोया हो। सुहू कहता है द वन जिसने कि अपने लास्ट मोमेंट पे स्माइल किया था वो शायद से प्रोबेबली ली मिसुंग था, ना कि वो इटरिम ऑफ्स्टल। मैंने सही कहा ना? और तो कि हमारी कन्वर्सेशन इतनी ज्यादा डीप नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था वो कोई ऐसा था जो कि अपने डिजायर्स में डूब चुका था। बीरू यहाँ पर सोच रहा था ये फर्स्ट टाइम है जब यंग मोनार्क ने अपनी सेम रेस के किसी बंदे को मारा है, शायद ये अभी शौक में है। सू यहाँ पर कहता है थैंक्स टू ली मिसुंग कि मैंने एक चीज को रियलाइज किया है, मेरे प्लेयर बनने के बाद मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, मेरी मदर को ढूंढना और इतना ताकतवर होना कि अपने फादर की मदद कर सकूं। लेकिन अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो अब मेरे पास मेरे लिए कोई भी गोल्स नहीं है और शायद ये वही रीजन है जिस वजह से ली मिसुंग ने कहा था मैं कोई ऐसा हूँ जो कि सच में नहीं जानता कि आखिर मुझे क्या चाहिए। और मुझे अचानक से याद आया जब मैंने फादर के साथ ट्यूटोरियल में आखिरी बार फाइट करी थी और उस टाइम पे मैंने फादर के लिए काफी बुरा फील किया था। मैं सच में जीतने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट था और इसी के साथ में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था। और एक सर्टेन पॉइंट पर आने के बाद फादर ने भी खुद को काफी ज्यादा दूर और बड़े बर्डन को फील करने लगे होंगे, बिल्कुल किसी ऐसे की तरह जिसके कि मैं आसपास भी नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ये कह देना चाहिए, कभी कभार ये काफी अच्छा होता है एक अच्छी एस्पिरेशन का होना, है ना? और जब तक मैं ताकतवर होता रहूंगा आई वॉन्ट टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट अराउंड, मैं इटरिम ऑब्स्टल को सरपास करूंगा एंड द मोनार्क, यहाँ तक कि अपने फादर को भी। और यही है जो कि मैंने डिसाइड किया है। वेल सुहू यहाँ पर इस तरीके से कभी भी एक्ट नहीं करता है तो बीरू और एसिल को यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। बीरू यहाँ पे कहता है कि यंग मोनार्क मेरे को ऐसा लगता है कि ये आपके लिए अचीव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ऐसा कर लो। एसिल भी यहाँ पर कहती है मेरे को ऐसा लगता है कि ये आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बिकमिंग स्ट्रॉन्गर देन शैडो मोनार्क। सुहू यहाँ पर कहता है तुम लोगों का शुक्रिया मेरे मूड को खराब करने के लिए। लेकिन सुहू यहाँ पर सोच रहा होता है वेल ये इन लोगों के लिए नेचुरल है कि ये इस तरीके से सोचें, तो चलो अब रिवॉर्ड्स को चेक करते हैं। तो सुहू यहाँ पर काफी लेवल अप हुआ होता है और उसको यहाँ पर एडवांस क्वेस्ट मिला होता है। सिस्टम कहता है क्या आप इस एडवांस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे? सुहू कहता है एडवांस क्वेस्ट आई गेस कि 40 लेवल पहुंचने के बाद सिस्टम आपको अलाउ करता है एक एडवांसमेंट का और अब मैं एक क्लास को चुन सकता हूँ। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोई बंदा यहाँ पर सुहू के ऊपर निशाना लगा रहा होता है और उसको भी देख रहा होता है और वो भी काफी दूर से। और ये और कोई नहीं बल्कि ये होता है ऑप्शनल जो कहता है मैंने अपने गार्ड्स को डाउन कर दिया। टू थिंक ब्लैक मास्क के पास ऐसा पोटेंशियल है, मुझे इसे अपना बनाना होगा। जब मैं सभी फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर रहा था तब मैंने वहाँ पर एक अथॉरिटी को गेन किया था, द स्केल ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज। ये एक एबिलिटी है जो कि मेरे को अलाउ करती है एक्सचेंज करने का जो कि मेरे से बिलोंग करता है, वो भी किसी और से बिल्कुल ही सेम वैल्यू पर। मैंने आसपास के बिलीवर से लाइफ फोर्स को एक्सचेंज किया है, वो भी सिर्फ माना के लिए। और ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और अभी यहाँ पर ऑब्स्टल स्टार फ्रेगमेंट से एक बो एरो तैयार करता है और लगता है कि वो यहाँ पर डायरेक्टली सुहू की तरफ एम करने वाला है। हम यहाँ पर बीरू को देख के जो कहता है यंग मोनार्क मैंने ट्राई किया था कि मैं इटरम ऑब्स्टल के इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर सकूं जो कि ली मिसुंग की मेमोरीज के अंदर थी। सुहू कहता है बीरू तो चलो मैं तुम पर छोड़ता हूँ। लेकिन सुहू यहाँ पर सोच रहा होता है कैलेमिटी के आने के बाद क्या ली मिसुंग इस दुनिया से नफरत करने लगा था अगर मैं एक प्लेयर नहीं बनता। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं ये स्टार फ्रेगमेंट यहाँ पर सुहू के अब्डोमिनल पे आके लगता है
है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर एसिल, बीरू और ग्रे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सू यहाँ पर सोच रहा होता है मेरे ऊपर अटैक हुआ, लेकिन कहाँ से, और ये अटैक किया होता है ऑप्स्टल ने। ऑप्स्टल तो यहाँ पर काफी खुश होता है और हम यहाँ पर स्टार फ्रेगमेंट को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपना काम करना शुरू कर देता है। और तभी सू के अंदर से काफी सारी शैडो बाहर आने लगती हैं। सू कहता है कोई चीज मेरे दिमाग के अंदर घुस रही है। सिस्टम ने यहाँ पर लॉन्गेविटी को एक्टिवेट कर दिया होता है ताकि वो इसको सप्रेस कर सके। 2 3 1 लॉन्गेविटी इफेक्ट काम नहीं कर रहा। लॉन्गेविटी अब एनालाइज कर रहा है स्टेटस अनोमली। 2 3 1 लॉन्गेविटी ने कंफर्म कर लिया है स्टेटस अनोमिनल। वो कुछ ऐसा है जो कि मिस्टबर्न इन्फेक्शन से सिमिलर है। लॉन्गेविटी इसको खत्म करने की कोशिश करेगा। स्टेटस अनोमली यूजिंग द डाटा ऑफ मिस्टबर्न इन्फेक्शन। 2 3 1 अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल। किसी अनजान सब्सटेंस के होने की वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो गया है। लॉन्गेविटी इसको क्योर करने की कोशिश कर रही है यूजिंग द डाटा ऑफ मिस्टबर्न इन्फेक्शन। 2 3 1 अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल। 2 3 1 अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल। 2 3 1 अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल। और इसी के साथ हमने ऑब्टेन कर ली है द अथॉरिटी ऑफ डार्कनेस। और हम लोग यहाँ पर ऑब्स्टल को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी खुश होता है और कहता है, लेकिन तभी यहाँ पर ऑब्स्टल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। 2 3 1 अनोमली है सक्सेसफुली। लॉन्गेविटी इफेक्ट ने इस बाहर के सब्सटेंस को क्योर कर दिया है। सिस्टम अब रिस्टोर हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आधे रास्ते पे ही रुक गया। बीरू यहाँ पर कह रहा होता है यंग मोनार्क क्या आप ठीक है। सू यहाँ पर सोच रहा होता है लॉन्गेविटी वो सेफ्टी को एक्टिवेट कर पाया, मेरे को अपने वॉन्ड्स को कवर करने के लिए शैडो का इस्तेमाल करना होगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि सू की एचपी काफी तेजी से गिर रही होती है। मेरी एचपी काफी तेजी से ड्रॉप हो रही है। अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। सू यहाँ पर अपने एडवांसमेंट क्वेस्ट को एक्टिवेट कर देता है जिससे यहाँ पर शैडो डंजन का गेट ओपन होता है। सिस्टम कहता है ओनली द प्लेयर, वही सिर्फ एडवांस क्वेस्ट के अंदर जा सकता है। फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ योर टीममेट द हायर ऑफ मोनार्क, उनको शैडो डंजन के अंदर मूव कर दिया जाएगा। हम यहाँ पर ऑब्स्टल को देखते हैं जिसको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और यहाँ पर सोहू की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो यहाँ पर अनकॉन्शियस स्टेट में होता है और तभी यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और सब कुछ डार्क हो जाता है। ये काफी डार्क है, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। क्या मैं मर चुका हूँ? मुझे काफी दर्द हो रहा है। मैं फायर को अपने आसपास महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मेरा स्टमक अभी भी सही सलामत है, तो इसका मतलब कि मैं जिंदा हूँ। और अगर ऐसी बात है तो और तभी हम यहाँ पर देखते हैं एक मशाल को और सोहू यहाँ पर उठ चुका है और वो यहाँ पर होता है ट्यूटोरियल वाली जगह पर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑप्शनल यहाँ पर उस जगह पे आ जाता है जहाँ पर ली मिसुंग की डेड बॉडी पड़ी होती है। डोजिन यहाँ पर सोच रहा होता है मैं यहाँ पर आसपास से मैजिक पावर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि एक गेट अचानक से ही अपीयर हुआ और ब्लैक मास और उसके दोस्तों को ले गया। हाउएवर वो अपने साथ ली मिसुंग को नहीं लेके गया, तो इसका सिर्फ यही मतलब हो सकता है जो गेट वहाँ पर ओपन हुआ था उसका इस्तेमाल सिर्फ वो और उसके टीममेट कर सकते हैं, डार्कनेस और वो ब्लैक मास। और ये सोचते हुए डोजिन यहाँ पर हंस रहा होता है। हर बार जब हम उनसे फाइट करते हैं कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम लोग यहाँ पर ट्यूटोरियल वाली जगह पे आते हैं जहाँ पर सुहू कुछ तो कर रहा है। सुहू यहाँ पर कहता है जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे स्टमक में जो होल था वो कम्प्लीटली हील हो चुका है और मेरे को ऐसा भी नहीं लगता कि मेरी बॉडी के साथ कुछ गलत है भी, लेकिन अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो है। और हम यहाँ पर सिस्टम का मैसेज देखते हैं जिसमें कि लिखा होता है मोनार्क्स के हायर इस एडवांसमेंट क्वेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और आप शैडो डंजन की का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। सुहू यहाँ पर कहता है मैं यहाँ पर अपनी बॉन्ड स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसी के साथ मैं शैडो डंजन को भी नहीं खोल सकता। और ये जगह, ये डंजन वही जगह है जहाँ पर मैंने अपने ट्यूटोरियल किया था। ये डंजन जिसको कि फादर ने बनाया था मेरे लिए, ऑल्थो कि मैं जिसने की यहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाया था वो डिसअपेयर हो चुका है, लेकिन मेरी पहले की मेमोरी अभी भी मेरे साथ है। हाउएवर यहाँ पर कोई भी नाइट्स नहीं है जिनको हरा कर मैं अपना लेवल अप कर सकूं और इसी के साथ मेरे को यहाँ पर कोई भी वेपन नहीं दिया गया है। और ये सब भी सिर्फ तभी होना था जब वुल्कन हॉर्न डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मैं ये नहीं जानता कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्वेस्ट डिटेल्स भी नहीं है। अगर मेरे को यहाँ पर डोर्स को ओपन करके इस टावर को चढ़ना है जैसे कि मैंने पहले किया था, तो शायद मेरे को यहाँ पर बिना किसी वेपन के इन सभी चीजों को क्लियर करना होगा। लेकिन एक सेकंड, क्या ये जगह हमेशा से इतनी बड़ी थी? किसी पैसेज वे या फिर लेबिनर्थ जैसी? इस जगह के बारे में कुछ सिमिलर तो है लेकिन टोटली डिफरेंट भी। और इसी के साथ यहाँ पर काफी तरीके की आवाजें हैं जो कि यहाँ पर काफी जगह से आ रही हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है एक डोर रास्ता सीधे आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बीचों बीच एक बॉस रूम का डोर क्या कर रहा है? क्या ये एडवांसमेंट क्वेस्ट किसी स्पेशल चीज के लिए बनाया गया है? अगर ऐसे ही तो मैं देखना चाहूंगा कि आखिर इस डोर के आगे क्या है। और एक बार जब ये एडवांसमेंट क्वेस्ट खत्म हो जाएगा तो क्या मैं ताकतवर बन जाऊंगा जैसे कि मैं पहले हुआ करता था? और हम लोग यहाँ पर देखते हैं सू यहाँ पर इस गेट को खोल देता है। जो पहली चीज थी जिससे कि मैं डंजन के अंदर मिला था वो एक नाइट था और इसके बाद सू यहाँ पर इस गेट के अंदर आगे बढ़ने लगता है। सू यहाँ पर सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा डार्क है इसलिए मैं कुछ भी क्लियरली नहीं देख पा रहा, लेकिन वहाँ पर कोई तो है। लेकिन तब हम यहाँ पर देखते हैं सू यहाँ पर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसके आगे कोई और नहीं बल्कि कि ट्यूटोरियल वाला सू होता है। सू कहता है ये तो मैं हूँ, लेकिन जो पास्ट ट्यूटोरियल में था द पर्सन जिससे कि मेरे को फाइट करना है वो मैं खुद हूँ। मेरे पहले वाला रूप बीरू को भी हराने का काबिल था और वो बीरू जो कि अपनी फुल स्ट्रेंथ पे फाइट कर रहा हो और इस रूप ने उस बीरू को हराया है। और अभी यहाँ पर सू ये सब सोचते हुए उसके पसीने आ रहे होते हैं। हम यहाँ पर इस पास्ट वाले सू को देखते हैं
हैं जो कि यहाँ पर अपनी बॉडी से काफी खतरनाक माना रिलीज करने लगता है और वो यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए सुहू के ऊपर हमला कर देता है। सुहू यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक सुहू का गेम यहाँ पर ओवर हो चुका होता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं उन 3 मशालों में से एक मशाल यहाँ पर बुझ चुकी होती है। सुहू यहाँ पर उड़ जाता है और कहता है ये जगह क्या मरने के बाद मैं वापस से रिस्पॉन हो जाऊंगा। और अभी यहाँ पर सुहू की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। सुहू यहाँ पर कहता है आखिर मेरा पास्ट वाला वर्जन बॉस रूम के अंदर क्या कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं जो एडवांसमेंट क्वेस्ट है वो इस बारे में है कि मैं अपने पास्ट वाले सेल्फ को हरा पाता हूँ या फिर नहीं, क्या मेरे लिए ऐसा करना पॉसिबल भी है। लेकिन सुहू यहाँ पर पूरी हिम्मत जुटाता है और कहता है नहीं, मुझे कहा गया था कि सिस्टम एग्जिस्ट करता है मेरे लिए ताकि मैं ताकतवर हो सकूं और अगर मैं उन सभी चीजों को हरा पाया जो कि इस डोर के पीछे छुपी हुई है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें हराने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। और ये डंजन कुछ ऐसा नहीं जो कि ट्यूटोरियल में था, इस डंजन में यहाँ पर काफी सारे रास्ते हैं और यहाँ पर तो बॉस रूम काफी ज्यादा ही अजीब लोकेशंस पर है। मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा श्योर हूँ कि यहाँ पर कोई और डोर भी जरूर होगा। और यही सोचते हुए सुहू यहाँ पर काफी तेजी से डंजन में आगे भागने लगता है और एक टाइम पे आगे रुक जाता है और कहता है मैं जानता था यहाँ पर एक और बॉस रूम का डोर जरूर होगा। नहीं रुको, आखिर इस बॉस रूम के अंदर क्या हो सकता है, चलो इसके बारे में अभी नहीं सोचते हैं। नो मैटर कि यहाँ पर कुछ भी अपीयर हो जाए, ये प्रोबेबली मेरे पास्ट वाले सेल्फ से फाइट करने से अच्छा ही होगा। लेकिन सुहू यहाँ पर जैसे ही इस डोर को खोलता है उसके सामने यहाँ पर काफी सारे टॉयज होते हैं और हम यहाँ पर सुहू के उस वाले वर्जन को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक बच्चा होता है। लेकिन तभी ये लिटिल सुहू यहाँ पर सुहू को देख लेता है। सुहू कहता है ये तो मैं हूँ जब मैं एक बच्चा था, आखिर डंजन में चल क्या रहा है, अगर मुझे अपने चाइल्ड वाले वर्जन से लड़ना है इवन तो कि ये मैं हूँ लेकिन एक बच्चे से फाइट करना काफी ज्यादा गलत है। लेकिन सुहू को ये नहीं पता कि ये बच्चा यहाँ पर उसकी फाड़ने वाला है। हम यहाँ पर देखते हैं ये लिटिल सुहू रूलर अथॉरिटी का इस्तेमाल करके अपने आसपास के सभी टॉयज को अपने कंट्रोल में कर लेता है और ये देखने के बाद तो सुहू की फट जाती है। वो कहते हैं कि मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, क्या ये रूलर अथॉरिटी है। और तभी ये लिटिल सुहू यहाँ पर अपने सभी टॉयज को कमांड देता है और इसी के साथ सुहू का गेम ओवर। हम यहाँ पर देखते हैं उन 3 मशालों में से 2 मशाले बुझ चुकी है। सुहू यहाँ पर दोबारा से उठता है और कहता है क्या मेरे चाइल्ड वर्जन ने चुटकियों में मेरी नेक को काट के मुझे मार दिया, अभी मैं इतना पावरफुल नहीं कि मैं इन दोनों ओपोनेंट को हरा सकूं, आखिर मैं कैसे इस तरह के क्वेस्ट को क्लियर करूं। नहीं रुको, अगर मुझे ट्यूटोरियल की तरह इसमें भी 3 लाइफ दी गई हो तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ऑलरेडी 2 बार मर चुका हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि मेरे पास सिर्फ 1 लाइफ बची है। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं काफी सारी मशालों को जो कि यहाँ पर जल रही होती हैं और ये जगह पूरी तरीके से उन मशालों से भरी होती है, जिसे देखने के बाद सुहू यहाँ पर काफी शॉक हो जाता है और कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सिस्टम यहाँ पर बताता है दूसरी दुनिया के सब्सटेंस के इंटरफेरेंस की वजह से सिस्टम में एक एरर आ गया है। उस डोर के पीछे जो भी बीइंग है, आपको जितनी जिंदगियां मिली हैं उनके साथ आपको उन्हें हराना है और जब तक आप इस एडवांसमेंट क्वेस्ट को पूरा नहीं कर लेते आप इस जगह को छोड़ नहीं सकते। हम लोग यहाँ पर देखते हैं सुहू यहाँ पर इतनी सारी मशालों को देख के काफी हैरान होता है और कहता है अब ये मत कहना ये सारी लाइट रिप्रेजेंट करती है मेरे पास आखिर कितनी लाइफ्स हैं, क्या ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ इस जगह पर ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि मैं लेवल अप कर सकूं। द रीजन कि मेरे को इतना अजीब क्वेस्ट दिया गया है वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि सिस्टम में एक एरर आ गया है और अगर ऐसी बात है तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि यहाँ पर जितनी भी लाइट्स हैं वो सच में रिप्रेजेंट करती हूँ कि मेरे पास आखिर कितनी लाइफ्स हैं। लेकिन इसी के साथ मैं गिव अप भी नहीं कर सकता, मेरी एक आखिरी चॉइस है कि मैं यहाँ पर आगे बढ़ते रहूँ। यहाँ पर जितने भी रास्ते हैं वो काफी ज्यादा रैंडम है और वो बॉस रूम जो कि अचानक से कहीं से भी अपीयर हो जाते हैं और इस बात के काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि एक और बॉस रूम एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं ये नहीं जानता कि आखिर डंजन कितनी बड़ी है। मेरे पास यहाँ पर काफी समय है तो आई गेस कि मेरे को अपनी सर्च को जारी रखना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर सुहू काफी हैरान होता है और कहता है ये प्रेजेंस, और उसको यहाँ पर अंधेरे में से एक टॉय दिखता है और तभी यहाँ पर आता है लिटिल सुहू अपने काफी सारे टॉयज के साथ जिसको कि वो अपनी रूलर अथॉरिटी से कंट्रोल कर रहा होता है। सुहू यहाँ पर लिटिल सुहू को देखने के बाद काफी ज्यादा ही डर जाता है और कहता है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या जो गेट मैंने खुला छोड़ दिया था उस वजह से कॉरिडोर में आ गया है, मुझे यहाँ से भागना होगा। लेकिन सुहू यहाँ पर जैसी भागने की कोशिश करता है लिटिल सुहू यहाँ पर अपने टॉयज का इस्तेमाल करके सुहू के पैर को फाड़ के रख देता है, जिसे देखने के बाद सुहू की हालत काफी ज्यादा ही खराब जाती है। वो यहाँ पर जमीन पे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसके पीछे से लिटिल सुहू अपने काफी सारे टॉयज के साथ रूलर अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए आगे आता है। सुहू यहाँ पर सोच रहा होता है क्या एक टॉय के हिट होने की वजह से मेरी लेग यहाँ पर पूरी तरीके से टूट गई है, क्या रूलर अथॉरिटी ऐसी स्पीड को प्रोड्यूस कर सकती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आखिर मैं किस तरीके से इस मिशन को पूरा कर पाऊंगा। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं सुहू के पीछे आ जाता है ट्यूटोरियल वाला सुहू, जिसकी की बॉडी से यहाँ पर काफी ज्यादा ही माना रिलीज हो रहा होता है। सुहू कहता है ये सब पागलपन है और इसी के साथ ट्यूटोरियल सुहू वन शॉट कर देता है सुहू को। इसके बाद हम देखते हैं सुहू यहाँ पर वापस से उसी जगह पे उठ चुका होता है और कहता है ये तो पूरी तरीके से चीटिंग है, बॉसेस यहाँ पर अपने रूम से कॉरिडोर में आ रहे हैं, आखिर ये इतना डिफिकल्ट कैसे हो सकता है, क्या डैड को भी किसी ऐसे एडवांसमेंट क्वेस्ट को करना पड़ा था। हाउएवर लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी लाइट्स हैं वो सभी रिप्रेजेंट करते हैं मेरी लाइफ्स को, और अगर इस मिशन को पूरा करने के लिए मेरे पास एक कंडीशन है तो डिफीट द बीइंग जो कि उस रूम के अंदर है। मुझे उनसे फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे जस्ट उन्हें चैलेंज करते रहना है जब तक मुझे एक नया रूम नहीं मिल जाता। और हम यहाँ पर देखते हैं सुहू इस बार बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन ट्यूटोरियल वाला सुहू उसको एक ही
बारी में खत्म कर देता है, और अगर ये मुझे करने के लिए मरना ही क्यों ना पड़े। और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी बार लिटिल सुहू यहाँ पर रूरल अथॉरिटी से सुहू का हाथ ही फाड़ डालता है। मेरे पास यहाँ पर अनगिनत जिंदगियां हैं, और थर्ड टाइम यहाँ पर ट्यूटोरियल सुहू को मार डालता है। अगर मैं इन्हें एंडलेसली चैलेंज करता रहा तो मैं डेफिनेटली एक और बॉस रूम को ढूंढ लूंगा, और ऐसे ही करते हुए सुहू यहाँ पर काफी ज्यादा बार मरता है। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, अगर सिस्टम में कोई एरर आने की वजह से कोई दूसरा बॉस रूम एग्जिस्ट नहीं करता होगा, अनगिनत जिंदगियां और ऐसे एनिमी जिनको कि मैं हरा नहीं सकता चाहे मैं कुछ भी कर लूं। और अभी यहाँ पर सुहू हेल्पलेसली बैठा होता है। सुहू यहाँ पर कहता है एक ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पर मैं लेवल अप नहीं कर सकता, क्या ये बिल्कुल हेल की तरह नहीं है? लेकिन तभी सुहू को यहाँ पर उसकी वो बात याद आती है जब उसने कहा होता है कि वो यहाँ पर अपने डैड से भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, जिसको सोचने के बाद सुहू यहाँ पर अपने ओठों को काट लेता है जहाँ से ब्लड आने लगता है। सुहू कहता है जो वर्ड्स मैंने उस समय पर कहे थे वो मेरे लिए एक चेन बन चुके हैं जो कि मेरे को मूव करने पे मजबूर कर रहे हैं। डैम इट, अगर ऐसी बात है तो जब भी मैं मरूंगा मैं इस डंजन के मैप को ड्रॉ करूंगा, मुझे वो सब कुछ करना होगा जो भी मैं कर सकता हूँ। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। हम लोग यहाँ पर कोरिया सिटी को देखते हैं जहाँ पर न्यूज चल रही होती है कि हंटर एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि स्टारडस्ट सिमुलेशन की यूसेज पे बैन लगा दिया गया है। लोगों के बीच में ये बात हो रही होती है कि स्टारडस्ट हंटर्स के बीच में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में था, जिसका कि इस्तेमाल करने पे कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं थे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ हंटर्स ने इसको कंज्यूम करने के बाद अपनी मेमोरीज को लॉस कर दिया है, और जिन भी हंटर ने स्टारडस्ट को कंज्यूम किया है वो सभी लोग अभी चेकअप के लिए जा रहे हैं। और एक दूसरी तरफ वाइस गिल्ड मास्टर ऑफ ग्रीम रिपल गिल्ड जो कि स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में थे, इस सुबह माउंटेन क्लाइंबर्स के द्वारा उसकी डेड बॉडी को माउंटेन के बीचों बीच पाया गया है। एक फॉर्मर सेलिब्रिटी जिसको कि हंटर्स के हीरो के रूप में जाना जाता था, उसके क्राइम से दुनिया पूरी तरीके से शॉक में है। ग्रीम रिपल गिल्ड के ऊपर हंटर एसोसिएशन पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिम ताइक्यू को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है ये सब कुछ मेरी गलती है, अगर मैंने उस समय पर लिम इसुंग को जाने नहीं दिया होता तो शायद आज ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर जिंजुल कहता है हंटर ताइक्यू आप इन सभी ब्लेम्स को अपने ऊपर मत लो। लेकिन यहाँ पर ताइक्यू कहता है ऑल्सो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि मेरे को काफी ज्यादा परेशान कर रही हैं। जब मैंने लिम इसुंग को ढूंढा था तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, उसके पास कोई भी ऐसी स्किल नहीं थी जो कि उसकी अपीयरेंस को ही बदल दे। तो जो यहाँ पर कहता है कहीं ये ऐसी स्किल तो नहीं जो कि स्टारडस्ट की मदद से बनाई गई हो। ताइक्यू कहता है मेरे को इस बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। ऑल्सो वहाँ पर एक ब्लैक मास्क हंटर था जो कि लिम इसुंग से फाइट कर रहा था। जो यहाँ पर कहता है मे बी ये वही हो सकता है जिसने की लिम इसुंग को मारा हो। जिंचुल भी यहाँ पर इन सभी बातों को सुन रहा होता है और कहता है ब्लैक मास्क हंटर। जो यहाँ पर कहता है अगर ध्यान से सोचा जाए तो उन माइनर्स में से एक जिसने की पार्टी को ज्वाइन किया था वो मिसिंग रिपोर्ट किया गया है, उसका नाम है संग सुहू और वो एक डी रैंक हंटर के रूप में रजिस्टर है। लेकिन अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो इस बात के कुछ चांस हो सकते हैं कि वो एक फ्रॉड रजिस्ट्रेशन हो। और हम यहाँ पर डोजिन को देखते हैं जो कि यहीं पर होता है और कहता है क्या मैं उसकी पिक्चर को देख सकता हूँ? जो कहता है ऑफ कोर्स तुम भी इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे हंटर पार्क डोजिन। और हम यहाँ पर देखते हैं डोजिन यहाँ पर सुहू की पिक्चर को देखता है और जिंचुल यहाँ पर सोच रहा होता है इस बात के काफी ज्यादा चांसेस है कि सुहू ही ब्लैक मास्क हंटर हो सकता है, लेकिन वो दोबारा से मिसिंग हो गया है। हंटर संग जिन वो आखिर सुहू के साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं यही आशा करूंगा कि वो सेफ हो। और हम यहाँ पर देखते हैं डोजिन को जो कि यहाँ पर सुहू को देख के एक स्माइल करता है। इसी के साथ हम लोग वापस से ट्यूटोरियल वाली जगह पर आते हैं जहाँ पर सुहू ने अभी यहाँ पर काफी बड़ा ही मैप बना रखा होता है, मतलब कि वो यहाँ पर काफी बार मर चुका है और ऐसा लगता है सुहू यहाँ पर अपने गोल को पाने के लिए पूरी तरीके से सीरियस हो चुका है। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है शैडो डंजन में। हम यहाँ पर एमोट को देखते हैं जो कि कहता है ओए तू यहाँ पर उड़ क्यों रहा है? यंग मोनार्क यहाँ पर वापस नहीं आने वाले जस्ट बिकॉज कि तू यहाँ पर एक सर्कल में शांति से फ्लाई कर रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं ड्रामा बीरू को, मतलब कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होता है। वो कहता है क्रोकोडाइल तू तो काफी ज्यादा ही बुरा है, हम तो यहाँ तक ये भी नहीं जानते कि आखिर वो कहाँ पर है, आखिर मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? यंग मोनार्क मैं इतना ज्यादा चिंता में हूँ कि मैं अभी तक सो भी नहीं पा रहा। लेकिन तभी यहाँ पर एसिल कहती है मैं समझती हूँ कि आखिर बीरू ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। यंग मोनार्क को उस गेट के अंदर गए 2 वीक से भी ज्यादा हो चुका है। एमोट यहाँ पर कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम भी उसको लेके काफी ज्यादा चिंता में हो। एसिल कहती है क्या तेरे को ऐसा नहीं लगता कि तू काफी ज्यादा कोल्ड हो रहा है? हम लोग तो एक सेम टीम के अंदर है ना। एमोट यहाँ पर कहता है क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम लोग यंग मोनार्क को अच्छे से जानते हो? लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि आखिर तुम लोग उसे एक बच्चे की तरह क्यों ट्रीट करते हो। अगर तुम उसे किसी ऐसे के अगेंस्ट कंपेयर करोगे जैसे कि ग्रेट शैडो मोनार्क, लेकिन मैं आज तक शैडो मोनार्क से नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं यंग मोनार्क के बारे में ये बात बता सकता हूँ अगर उनकी ब्रोकन बोन से ब्लड भी निकलता रहे और उनको उनकी मेंटल लिमिट तक भी पुश किया जाए, इसके बावजूद भी वो गिव अप नहीं करेंगे। नो मैटर कि वो कोई भी ट्रायल को फेस करे, मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वो जिंदा वापस लौट कर आएंगे। जिसको सुनने के बाद बीरू यहाँ पर शांत हो जाता है और इसलिए यहाँ पर कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें उनमें भरोसा रखना होगा। और हम यहाँ पर सुहू को देखते हैं जो कि यहाँ पर ट्यूटोरियल सुहू से फाइट कर रहा होता है। सुहू कहता है क्या तेरे को ऐसा लगा कि मैं तेरे को ऐसे ही मारने दूंगा खुद को? वेल ऑफ कोर्स ट्यूटोरियल सुहू यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पर अपने एक ही पंच से सुहू को स्नैप कर देता है एंड सेकंड टाइम सुहू यहाँ पर लिटिल सुहू से फाइट करता है। लेकिन इस बार लिटिल सुहू यहाँ पर सुहू को क्रश करके रख देता है। सुहू कहता है मैंने अब काउंट करना छोड़ दिया है कि आखिर मैं कितनी बार मर चुका हूँ। ऑल्सो कि बार मरने के बाद मैंने उनके स्टेटस विंडो को देखने के बाद इस बात को डिस्कवर किया है द वन जो कि अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके मेरे टुकड़े कर रहा है वो है मेरा बेबी वर्जन। ऑल्सो कि बेबी सुहू के पास कोई भी प्लेयर लेवल
इन्विजिबल नहीं है, लेकिन उसके पास यहाँ पर मैक्स स्किल लेवल रूलर अथॉरिटी है। और दूसरी तरफ जिसके कांटेक्ट में आने के बाद मेरे को यहाँ पर फिजिकल डैमेज होता है, वो है मेरा ट्यूटोरियल वाला वर्जन। एंड द क्लास ऑफ ट्यूटोरियल संग सुहू वो है सोल स्ट्राइकर, और इस वाले सुहू का लेवल है 99। और सुहू ये सभी सोचते हुए यहाँ पर लेटा होता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर खड़ा होता है। सुहू यहाँ पर कहता है, और वो यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है और कहता है, डैम इट, इतना टाइम बिताने के बावजूद भी मैं कोई भी नई रूम को नहीं ढूंढ पाया, और बार बार मरने के बाद मुझे भी यहाँ पर डर लगने लगा है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं सुहू यहाँ पर अब अपने डेथ के टाइम पे काफी ज्यादा एंजॉय करने लगता है। हाउएवर ये सेंसेशन सिर्फ इस जगह के लिए अप्लाई होती है, मुझे डेथ को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, और मुझे वो अचीव करने के लिए अपना बेस्ट देना होगा सर्वाइव करने के लिए, वो भी काफी सारे डेथ्स और चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करते हुए। और मैं खुद भी फील कर सकता हूँ कि इस प्रोसेस के अंदर मैं काफी ज्यादा टफ हो रहा हूँ। और अब यहाँ पर ही सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ, और अगर यहाँ पर भी एक डोर नहीं हुआ तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई भी और तरीका नहीं होगा इस एडवांसमेंट टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, रेदर देन कि मैं उनको डिफीट कर दूं। और दूसरी तरफ सोचा जाए तो एक काफी ज्यादा अजीब है, मैं हर बार उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ते जा रहा हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं सुहू यहाँ पर दोबारा से लिटिल सुहू के आगे पहुंच चुका होता है और कहता है, ओ तो तुम दोबारा आ गए। ये कुछ ऐसा है जैसे कि ये मुझे उस डायरेक्शन के अंदर जाने से रोक रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं सुहू यहाँ पर दोबारा से लिटिल सुहू के ऊपर चार्ज कर देता है, और सुहू भी यहाँ पर इस बार रूलर अथॉरिटी का इनविजिबल हैंड इस्तेमाल करता है और कहता है, रूलर अथॉरिटी एक इनविजिबल हैंड को इस्तेमाल करती है, तो इसका मतलब अगर मैं अपने सराउंडिंग्स को रूलर अथॉरिटी से ढक लूं। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं सुहू यहाँ पर बेबी सुहू के अथॉरिटी का एक ग्लिम्स देखता है, और वो यहाँ पर बेयरली इस अटैक को डॉज कर पाता है। और तभी सुहू यहाँ पर एक काफी तगड़ी जंप लगाता है। बेबी सुहू यहाँ पर उसको देखता है, लेकिन तभी सुहू यहाँ पर उसके फेस पे अपनी शर्ट को फेंक देता है, और वो यहाँ पर अपनी फुल स्पीड के साथ भागते हुए कहता है, हाँ ये वही रास्ता है, मुझे वही जाना है, ये वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अभी तक नहीं गया हूँ, प्लीज। और हम यहाँ पर देखते हैं सुहू यहाँ पर जैसे उस जगह पे पहुंचता है वहाँ पर एक गेट होता है। सुहू यहाँ पर रुक जाता है और कहता है, ये एक डोर है, यहाँ पर इस डोर के पीछे उन दोनों के अलावा कोई और होगा। लेकिन तब भी यहाँ पर सुहू किसी को सेंस करता है और कहता है, डैम इट, वो दूसरा बंदा आ रहा है। और हम लोग यहाँ पर ट्यूटोरियल वाले सुहू को देखते हैं जो कि यहाँ पर बिजली की रफ्तार से यहाँ पर सुहू की तरफ बढ़ रहा होता है, और सुहू यहाँ पर इस गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, मुझे डोर को जल्द से जल्द खोलना होगा। अगर उन लोगों का सच में इंटेंशन ये है कि वो लोग मेरे को इस डोर के अंदर आने से रोकें, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर वो सोल स्ट्राइकर यहाँ पर आ गया। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं ट्यूटोरियल सुहू यहाँ पर पहुंच चुका होता है। सुहू कहता है, शिट। और तब ये ट्यूटोरियल सुहू काफी तेजी से सुहू की तरफ बढ़ने लगता है, और वो यहाँ पर सुहू को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी सुहू उस गेट के पीछे जाकर उस गेट को बंद कर देता है। सुहू की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, वो यहाँ पर अपने आप को शांत करता है। सुहू यहाँ पर कहता है, वो यहाँ पर नहीं आ सकता है ना, फाइनली मैं उन लोगों से दूर हो सकता हूँ। हाउएवर ये सब अभी खत्म नहीं हुआ, जो इम्पोर्टेंट है कि आखिर यहाँ पर कौन है। लेकिन अभी तक जो भी कुछ मैंने देखा है, इस बात के काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि मेरा पास्ट वाला वर्जन यहाँ पर हो सकता है, शायद मेरा वो वाला वर्जन हो सकता है जब मैं ट्यूटोरियल के हाफ में था, और मे भी जो कि मैं पहले हुआ करता था। और अगर ये उन दोनों में से नहीं हुआ तो आखिर दुनिया में ये हो कौन सकता है। और हम यहाँ पर सुहू के पीछे उस सुहू वाले वर्जन को देखते हैं जो कि अपने हाथ में 2 तलवार को लेकर सुहू की तरफ बढ़ रहा होता है, और इस सुहू की बॉडी से यहाँ पर काफी खतरनाक माना रिलीज हो रहा होता है। एंड वेल हम लोग यहाँ पर देखते हैं सुहू के सामने यहाँ पर एक ऐसा वर्जन वाला सुहू है जिसको कि हमने आज तक कभी नहीं देखा है। सुहू यहाँ पर सोचता है, इस बार मेरे एक ऐसे वर्जन वाला सुहू है जो कि डुअल विल्डर है स्वॉर्ड्स का। ट्यूटोरियल सुहू और वो बेबी सुहू, वो दोनों ऐसे वर्जन है जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करते थे। एंड वो वेपन जिसको किसने पकड़ा हुआ है, द फैंग ऑफ राकान। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसने यहाँ पर वुल्कन हॉर्न की स्वॉर्ड को पकड़ा होता है। सुहू कहता है, क्या एरर की वजह से क्रिएट हुआ है, इसके स्टैट। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर इसके स्टैट कुछ होते ही नहीं है। सुहू यहाँ पर देखने के बाद डायरेक्टली इस सुहू के ऊपर अटैक कर देता और कहता है, फाइनली जी कोई ऐसा जिससे कि मैं फाइट कर सकूं वो अपीयर हो चुका है। और इसी के साथ सुहू यहाँ पर इस डुअल स्वॉर्ड सुहू को काफी तगड़ी किक मार के काफी ज्यादा दूर कर देता है। सुहू कहता है, मेरे लेवल और मेरे स्टैट्स इससे काफी ज्यादा हैं। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस वाले सुहू का जो लेवल होता है वो होता है 32, और अपने करंट वाले सुहू का लेवल है 40। सुहू कहता है स्पेशली जब बात है स्ट्रेंथ स्टैट्स की। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये डुअल स्वॉर्ड सुहू सिस्टम की स्किल्स का इस्तेमाल करता है। बॉडी इंचेंटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। द अटैक पावर एंड डिफेंस पावर ऑफ प्लेयर हैज बीन एम्पलीफाइड। स्किल विंड्स ऑफ ग्लासलैंड उसका भी इस्तेमाल कर लिया गया है। आपकी मोबिलिटी एंड अटैक स्पीड को बढ़ा दिया गया है। द स्किल टाइटन आर्मर हैज बीन यूज्ड। आपकी डिफेंस पावर को भी बढ़ा दिया गया है। सुहू कहता है, बॉडी एनहेंसमेंट ये तो वही स्किल है जिसको कि अहमद इस्तेमाल करता है, और आखिर इसके पास इतने सारे बफ क्यों हैं। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं डुअल स्वॉर्ड सुहू काफी तेजी से सुहू के ऊपर अटैक कर देता है और काफी सारे स्लैशिंग मारता है, जिसको कि सुहू काफी इजीली डॉज कर लेता है। लेकिन तभी डुअल स्वॉर्ड सुहू स्टॉर्म स्लैश का इस्तेमाल करता है। सुहू यहाँ पर अपने डैगर्स को निकाल लेता है और कहता है वो अपने स्टॉर्म स्लैश का इस्तेमाल कर रहा है, और सुहू भी यहाँ पर अपने स्टॉर्म स्लैश का इस्तेमाल करता है। और हम लोग यहाँ पर स्टॉर्म स्लैश का क्लैश देखते हैं, जिससे कि यहाँ पर सुहू के फेस पे कट लग गया होता है। सुहू यहाँ पर कहता है, मैं ग्लैड हूँ कि मैंने इसको अपने साथ रख लिया था, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करने से काफी डर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था ये ब्रेक ना हो जाए। और तभी सुहू को वो पार्ट याद आता है जब वहाँ पर उसने ब्रॉकी को काफी सारे स्लैशेज मार दिए होते हैं। सुहू
ये सोचते हुए कहता है आखिर ये कैसी मेमोरीज हैं? ये मेरी वो मेमोरीज नहीं है जब मैंने ब्रोकी को हराया था। क्या ये एक मेंटल अटैक है? लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं सू यहाँ पर काफी पीछे हो जाता है, उसके हाथ पे यहाँ पे एक कट लग चुका होता है। सू यहाँ पर दोबारा से एक और मेमोरी को देखता है और कहता है एक और मेमोरी जो कि मेरी नहीं है, क्या मेरे को और भी मेंटल अटैक्स आएंगे जैसे जैसे मैं इससे इंजरीज को लेता रहूंगा? और इसके बाद सू यहाँ पर डुअल स्वॉर्ड सू से अपना काफी ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। लेकिन तभी डुअल स्वॉर्ड सू कहता है अराइज, और इसी के साथ उसकी शैडो से काफी सारे शैडो सोल्जर्स बाहर आते हैं जो कि यहाँ पर सू के ऊपर हमला कर देते हैं। और इन शैडोज की रैंक भी होती है रैंक नाइट। और इसी के साथ डुअल स्वॉर्ड सू भी सू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सू यहाँ पर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो यहाँ पर शैडो से भी फाइट कर रहा होता है। सू यहाँ पर सोच रहा होता है वो यहाँ पर एक शैडो सोल्जर को समन कर पाया, इनफैक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर लेवल 32 पर शैडोज को स्टोर कर सकता है? जितना ज्यादा मैं इससे फाइट करता हूँ उतना ज्यादा मैं इस बात को रियलाइज करता हूँ द मेमोरीज जो मेरे दिमाग के अंदर फ्लो कर रही है वो इस सुओं से बिलोंग करती हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस है फ्रॉम द अनदर वर्ल्ड। उस जगह पे एक डिफरेंट बीरू भी है, एक डिफरेंट एसिल और एक डिफरेंट ग्रे और एमोट, और वहाँ पर मैं भी हूँ जिसने की उस इंसिडेंट को काफी इजिली संभाल लिया था। सिस्टम ने उसको एक ट्रायल दिया जो कि उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसके लिए फिट था और वो उस ट्रायल्स को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना। मैं ये नहीं जानता कि आखिर सिस्टम में जो एरर आया है ये इस वजह से बना है। और हम यहाँ पर देखते हैं ये शैडो सोल्जर्स यहाँ पर सू के ऊपर अटैक कर देता है और सू यहाँ पर कहता है आखिर क्यों तुम मुझे हमेशा ऐसा ट्रायल देते हो जो कि मेरे लिए कंप्लीट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है? आखिर क्यों मुझे हमेशा अपने लिमिट्स को पुश करना होता है? और इसी के साथ यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रायल नहीं जिसको कि मैं आसानी से क्लियर कर सकूं। लेकिन इसी के साथ मैं 100 से भी ज्यादा बार मर चुका हूँ इस ट्रायल के अंदर, बिकॉज की यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज है। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं डुअल स्वॉर्ड सू यहाँ पर सू के ऊपर अपने स्वॉर्ड से लेकर आ जाता है और ये सू यहाँ पर सू के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर सू के अंदर कुछ क्लैश होता है और वो यहाँ पर इस शैडो को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और डुअल स्वॉर्ड सू के ऊपर अपने डैगर से अटैक करता है। अनगिनत बार मरने के बाद और काफी बार डर को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे पता चला है कुछ भी न करने और बैठे रहने से मैं अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। और सुहू ने यहाँ पर अभी अपने हाथों में शैडो गाउंटलेट्स को पहन लिया होता है। इसी के साथ वो यहाँ पर एक काफी तगड़ा पंच करता है डुअल स्वॉर्ड सू के वुल्कन स्वॉर्ड के ऊपर। प्रॉब्लम ये नहीं कि सिस्टम में कोई एरर है या फिर नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मैंने सिस्टम को शुरुआत से जैसे इस्तेमाल किया है वो सिस्टम नहीं होना चाहिए जो कि मेरे को बड़ा करे, वो मुझे होना चाहिए जो कि उसका सही से इस्तेमाल करे। और तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं सू यहाँ पर शैडो गाउंटलेट को अपने पैर में पहन लेता है। सिस्टम ने मेरे लिए जो पाथ बनाया है मैं उसके ऊपर अब नहीं चलूंगा बिकॉज मेरा फ्यूचर डिपेंड करेगा मेरे डिसीजंस के ऊपर। और इसी के साथ सू काफी तगड़ी किक मारता है जिससे कि यहाँ पर डुअल स्वॉर्ड सू काफी पीछे हो जाता है। लेकिन सू यहाँ पर बिना रुके एक काफी तगड़ा पंच मारता है डुअल सू के स्टमक में और इसी के साथ सू यहाँ पर एक रॉर करता है और हम लोग यहाँ पर देखते हैं डुअल स्वॉर्ड सू काफी ज्यादा दूर जाके गिरा होता है। सू भी यहाँ पर काफी थक गया होता है। सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है डोर के पीछे जिस बीइंग को डिफीट करना था उसे आपने डिफीट कर दिया है। प्लेयर ने एडवांसमेंट क्वेस्ट को पूरा कर लिया है। प्लेयर ने एक टाइटल को ऑब्टेन किया है द वन हु ओवरकम द ऑब्जर्वेटिव। और इससे यहाँ पर सू को 1% गेन हुआ होता है स्टैट्स और 1% गेन हुआ होता है स्टेमिना। हम लोग यहाँ पर देखते हैं डुअल स्वॉर्ड सू यहाँ पर गायब होने लगता है। सू यहाँ पर कहता है ये फाइनली खत्म हो गया। सिस्टम कहता है आप काफी अमेजिंग हो एंड डिटरमाइनिंग अ सूटेबल क्लास। आपने ओपोनेंट के आगे फाइट करना चूज किया जो कि आपसे काफी ज्यादा ताकतवर थे। आपका माइंड ब्रेक नहीं हुआ इसके बावजूद कि आप काफी ज्यादा बार मर चुके। आपने फाइनली फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को ग्रोथ कर लिया है और ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप ताकतवर नहीं हो सकते थे। आपकी क्रिएटिविटी हमेशा आपको पॉजिटिव सोल्यूशन की तरफ लेकर जाती है और आपका ऐसे डटे रहना आपके आसपास लोगों को काफी ज्यादा डिटर्मिनेशन देता है और ये इंश्योर करता है कि आप सभी के साथ अपने गोल्स को हासिल करें। आपको अब इन 3 क्लास को चूज करना होगा। वो कहता है 3 क्लासेस। द फर्स्ट क्लास इज शैडो हायर। अगर आप इस क्लास को चूज करते हो तो सिस्टम आपके लिए एक गाइड बन जाएगा ताकि आप शैडो हायर बन सको। एंड द सेकंड क्लास इज सोल स्ट्राइकर। आपके पास डाटा को देखते हुए आपको एक चॉइस दी गई है ताकि आप सोल स्ट्राइकर को चूज कर सको। आपके प्रीवियस स्टैट्स रिस्टोर तो नहीं होंगे लेकिन आपकी शैडो स्किल डिसअपीयर हो जाएगी। द थर्ड क्लास इज अननोन। ये क्लास आपको दी जाएगी आपके ट्रेड्स के बेसिस पर। ये क्लास डिपेंड करेगी कि आपने एडवांसमेंट क्वेस्ट के द्वारा क्या पाया है और इसको लेने के बाद आपकी शैडो स्किल डिसअपीयर हो जाएगी। सू कहता है द फर्स्ट पार्ट जहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा एंड द सेकंड पार्ट जो कि पास्ट को लेकर है एंड द थर्ड पार्ट इज कि लूज एवरीथिंग एंड एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने यहाँ पर अनगिनत मौतों को एक्सपीरियंस किया है और ये सब करने के बावजूद मुझे सिर्फ एक ही रिवॉर्ड मिलेगा। मैं यहाँ पर इन सभी कर लूंगा। और हम यहाँ पर देखते हैं सू यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है एडवांसमेंट क्वेस्ट को और इसकी क्लास होती है। हम लोग यहाँ पर बीरू को देखते हैं जिसने की अभी भी यंग मोनार्क की
रट लगा रखी होती है। इसीलिए यहाँ पर बीरू को उठाती है और कहती है अभी यहाँ पर 3 वीक से भी ज्यादा हो चुके हैं, इसके बावजूद भी हमें यंग मोनार्क से कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। बीरू यहाँ पर कहता है क्रोकोडाइल यंग मोनार्क ठीक तो होंगे ना। एमोट यहाँ पर कहता है कि मैंने उससे ये उम्मीद नहीं करी थी कि वो इतने लंबे समय से हमें कोई भी जवाब नहीं देगा, ऐसा हो सकता है कि सच में कुछ हुआ हो। और हम यहाँ पर ग्रे को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी उदास होता है, लेकिन तभी वो यहाँ पर कुछ सेंस करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को जो कि यहाँ पर कहता है तुम सभी लोग ठीक हो ना, तुम लोगों से मिले काफी समय हो गया था। और हम यहाँ पर देखते हैं सुहो फाइनली शैडो डंजन के अंदर आ चुका है, जिसको देखने के बाद यहाँ पर बीरू एसिल सभी लोग यहाँ पर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर हम जियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है। वो यहाँ पर कहता है क्या अभी भी सुहो के बारे में कोई भी न्यूज नहीं आई है। और उसके सामने यहाँ पर होता है जिनचुल जो कि यहाँ पर कहता है मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ, लेकिन हंटर एसोसिएशन में किसी के पास भी इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि उसे जानता हो। हंटर एसोसिएशन का एटमोस्फेयर अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सुहो ने ली मिसुंग को मारा है, लेकिन तभी जियो यहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुहो किसी को मार दे। जिनचुल यहाँ पर कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सुहो यहाँ पर किसी को नहीं मार सकता, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि सुहो इट्रिम के पीछे गया हो जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। लेकिन तभी यहाँ पर जिनो कहता है पिछली दुनिया में मैं सर के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था क्योंकि जब वो अकेले फाइट कर रहे थे, लेकिन मैं इस बार सुहो को अकेले फाइट नहीं करने दूंगा। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं जिनचुल के फोन पे यहाँ पर इमरजेंसी अलर्ट आने लगता है। जिनचुल यहाँ पर फोन उठाता है और कहता है मुझे 1 सेकंड देना। जिनचुल यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर कितनी बार हो चुका है, हंटर एसोसिएशन सबसे ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि एक और डंजन ब्रेक हो गया है। और हम लोग यहाँ पर सिटी में देखते हैं जहाँ पर एक डंजन ब्रेक हो रखा होता है और काफी सारे लीडर मॉन्स्टर यहाँ पर लोगों को मार रहे होते हैं। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हंटर यहाँ पर लोगों को बचाने आए होते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक हंटर को ये लिजर्ड मॉन्स्टर पकड़ लेता है और उसे क्रश करने लगता है। हम यहाँ पर कुछ और हंटर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहते हैं डैम इट, आखिर सिटी के बीचों बीच इतना बड़ा डंजन ब्रेक कैसे हो सकता है, ये एरिया जिस गिल्ड को असाइन किया गया है आखिर वो गिल्ड क्या कर रही है। और हम लोग यहाँ पर यही पास में ऑब्स्टल को देखते हैं जिसने की यहाँ पर ये डंजन ब्रेक करवाया होता है। वो यहाँ पर कहता है ऑब्स्टल यहाँ पर कहता है ये तो काफी बोरिंग है, मुझे हंटर एसोसिएशन में काफी अंदर तक घुसने के लिए कुछ रियल अचीवमेंट्स को करना होगा, और जितना ज्यादा डैमेज होगा उतना ही उसके बारे में बातें होंगी और इससे मेरा भी फायदा होगा और मुझे भी अचीवमेंट्स मिलेंगी। और यही है जो कि मैंने पहले सीखा था, ह्यूमंस काफी अजीब तरह के होते हैं, उन्हें सिर्फ वही पर्सन याद होता है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें की गई होती हैं। वो तो ये सोचने की भी चिंता नहीं करते कि आखिर कौन हंटर उन्हें पहले बचाने आए थे, और उन्हें बचाते हुए वो लोग मारे गए। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक हंटर यहाँ पर इस मॉन्स्टर को एक काफी तगड़ा स्लैश मारता है जिससे कि इस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये हंटर यहाँ पर कहता है सभी लोग मेरे पीछे आ जाओ, और उसके पीछे यहाँ पर जो हंटर होते हैं वो लोग यहाँ पर कहते हैं हम लोग बच गए कि एक बी रैंक का हंटर हवाक जेंग यहाँ पर आ चुका है। लेकिन तभी ऑब्स्टल यहाँ पर अपने मॉन्स्टर की पावर को बढ़ा देता है और कहता है बी रैंक की ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं चाहता हूँ कि ये रास्ते से हट जाए। ये स्टेज मैंने सेटअप इसलिए किया है ताकि ये मेरे लिए स्पॉटलाइट बन जाए। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस मॉन्स्टर की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो यहाँ पर बी रैंक के हंटर पे काफी तगड़ा हमला करता है जिससे कि इस हंटर की हालत काफी ज्यादा ही खराब हो जाती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा ही दूर जाके गिरता है। ये बी रैंक का हंटर यहाँ पर कहता है क्या इस मॉन्स्टर की मैजिक पावर अचानक से ही बढ़ गई। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके बाद ये मॉन्स्टर इस बी रैंक के हंटर को खत्म कर देता है, जिसे देखने के बाद ये छोटे रैंक के हंटर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और ये लिजर्ड मॉन्स्टर यहाँ पर इस बी रैंक हंटर को खाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद ये छोटी रैंक वाले हंटर तो हिल भी नहीं पा रहे होते। वो लोग यहाँ पर कहते हैं डैम इट, मैंने सोचा था कि मैं लकी हूँ कि मैं यहाँ पर आऊंगा और काफी सारा पैसा कमाऊंगा जिससे कि मैं अपने पैर का इलाज करा सकता हूँ। इसके लिए मैंने एक नया वेपन भी खरीदा था। मैंने सोचा था कि मैं एक बार दोबारा से हंटर की तरह जीना सीख सकता हूँ, लेकिन लगता है कि ये काफी ज्यादा रेकलेस था किसी मेरे जैसे डी रैंक हंटर के लिए जो कि लोगों की जान बचाना चाहता है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये लिजर्ड मॉन्स्टर यहाँ पर इस हंटर पे अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और यहाँ पर सुहो आता है जो कि यहाँ पर एक ही हमले में इस मॉन्स्टर को खत्म कर डालता है, जिसे देखने के बाद डी रैंक हंटर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी सुहो एक एक करके यहाँ पर सभी लिजर्ड मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लेकिन तभी ये डी रैंक हंटर भी रिमेम्बर कर लेता है। वो कहता है ये मास ये तो वही यंग बच्चा है जो कि कुछ समय पहले रेड में गया था, और लगता है कि ये बंदा भी सुहो के साथ उसी रेड में था। मैंने सुना था कि ये एक डी रैंक का हंटर है, लेकिन उसने इस मॉन्स्टर को काफी इजीली मार दिया। सुहो यहाँ पर कहता है ये मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्किल्स को ट्राई करने का जो कि मेरे को एडवांसमेंट क्वेस्ट से मिली है। और सुहो यहाँ पर अराइज बोल के इन सभी मॉन्स्टर जो भी यहाँ पर मरे होते हैं उनकी शैडोज को कलेक्ट कर लेता है। हम यहाँ पर डी रैंक हंटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है आखिर क्या हो रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं इन सभी हंटर्स के ऊपर शैडो के आर्मर आ चुके हैं। ये हंटर यहाँ पर कहते हैं ये ब्लैक पीसेस ऑफ आर्मर आखिर कहाँ से आए। बीरू यहाँ पर कहता है यंग मोनार्क ये तो क्या अब आप शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को दूसरों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो। सुहो यहाँ पर कहता है ये स्किल शैडो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इन शैडोज को मैंने आइटम्स में बदल के बांट दिया है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं सुहो ने यहाँ पर जिन वेपन्स को बनाया होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं, जिनकी की अटैक पावर 40 होती है जो कि काफी ज्यादा है, और ये आर्मर भी काफी ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि इनकी डिफेंस पावर भी काफी ठीक ठाक होती है। ये डी रैंक का हंटर कहता है ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा लाइट हो गई है। बीरू यहाँ पर कहता है उन्होंने शैडो सोल्जर्स का इस्तेमाल किया आइटम्स को बनाने के लिए, यहाँ तक कि शैडो मोनार्क के पास भी कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है। और यही वो चीज है यंग मोनार्क के वापस आने के बाद
जो कि मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आई है, ये ताकत है इर्रेगुलर व्हाइट शेडो की। सू यहाँ पर कहता है अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे को अब अपना फेस कवर करने की जरूरत नहीं है। सू यहाँ पर इस डी रैंक हंटर को कहता है अगर तू भी फाइट कर सकता है तो क्या तू मेरी थोड़ी सी मदद करेगा। और हम लोग यहाँ पर ऑब्स्टल को देखते हैं जो कि यहाँ पर फाइनली आ जाता है और कहता है तू फाइनली आ गया। ये एबिलिटी पहले से नहीं है, ये पहले से बिल्कुल बदल गया है। संग सुहू ये डिफरेंट है डार्कनेस से, जिसने की अकेले ही अपनी ताकत के दम पे सबको हराया था। और हम लोग यहाँ पर सुहू का लेवल देखते हैं जो कि यहाँ पर 42 ही होता है, लेकिन उसकी क्लास होती है इर्रेगुलर व्हाइट शेडो। और अभी सुहू के पास एक नई स्किल भी है शेडो क्रिएशन लेवल 1। इसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है, हम लोग यहाँ पर इंडिया का सीन देखते हैं जहाँ पर हम लोग असुरा गिल्ड को देखते हैं। और तभी यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और हम लोग यहाँ पर देखते हैं ल्यूजिंग को, जिसकी की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है। ल्यूजिंग यहाँ पर कहते हैं सुहू मेरे को माफ कर दियो तेरी दरिया दिली को ऐसे रीपे करने के लिए। और हम लोग यहाँ पर एक बंदे की आवाज को सुनते हैं जो कि यहाँ पर कहता है तो तू कह रहा है कि जिस पर्सन ने मेरे बंदों को मारा है वो कोरिया के अंदर है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है थॉमस आंद्रे और इसके साथ इसकी असिस्टेंट लारा भी है। थॉमस कहता है हम लोग कोरिया जा रहे हैं, मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो भी मेरे बंदों को हाथ लगाएगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है काफी ऊपर हवा में आसमान में, जहाँ पर हम देखते हैं एक गेट ओपन हुआ है और हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक इमेज को जो कि यहाँ पर अचानक से एक बर्फीले तूफान में जा रही होती है और यहाँ पर एक ड्रैगन भी होता है। एंड फाइनली हमें चाइन का थोड़ा हिंट मिल चुका है कि आखिर वो कहाँ पर है। इसके बाद हम लोग दोबारा से कोरिया सिटी में आते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि काफी सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर एक एक करके सुहू मारे जा रहा होता है। सुहू यहाँ पर इन सभी को मारने के बाद कहता है मैंने सभी को 1 हिट में मार दिया, मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि आखिर मैं कितना ताकतवर हो गया हूँ। लेकिन तभी सुहू यहाँ पर नोटिस करता है कि वो डी रैंक का हंटर इस लिजर्ड मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। ये हंटर यहाँ पर कहता है कि मेरे को ये आर्मर मिला और मेरी बॉडी काफी हल्की हो गई, इसके साथ मैं इस मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। सुहू यहाँ पर सोच रहा होता है जैसे कि ये फाइट कर रहा है तो ऐसा लगता है कि मेरे को इसकी मदद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि शैडो आइटम हंटर के स्टैट्स को बढ़ा देते हैं और उनको ताकतवर बना देते हैं। शिवू यहाँ पर अराइज कहते हैं और बाकी मरे हुए मॉन्स्टर के शैडोज को भी एक्सट्रैक्ट करने लगता है। सो यहाँ पर कहता है जो स्किल मेरे को यहाँ पर रिसेंटली जॉब एक्सचेंज के द्वारा मिली है वो है शैडो क्रिएशन और ये एक ऐसी स्किल है जो कि मेरे को अलाउ करती है शैडोज को आइटम्स में क्रिएट करने के लिए और मैं शैडो सोल्जर्स के अंदर से इन्फॉर्मेशन को भी ले सकता हूँ और इसके बाद मैं उनकी फॉर्म को जैसे मर्जी चाहूँ वैसे रिक्रिएट कर सकता हूँ और उनको वापस से शैडोज में भी क्रिएट कर सकता हूँ। और हम लोग देखते हैं सू यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है और उसने यहाँ पर एक आइटम को बनाया होता है जो कि यहाँ पर एक गाउंटलेट होता है जिसका नाम होता है नागा वॉरियर शोल्डर गार्ड, जिसका कि यहाँ पर डिफेंस 28 और अटैक 25 होता है और इसका क्रिएशन ग्रेड होता है रेयर, मतलब कि ये सू हर बार नहीं बना सकता ऐसा। अटैक पावर इसकी 54 होती है और स्ट्रेंथ होती है 4। सू यहाँ पर कहता है उन सभी आइटम्स को जिनको मैं बनाता हूँ उन सभी के ग्रेड काफी अलग होते हैं। वो सभी आर्मर जिनके के बारे में मैंने सोचा है वो सभी रेयर ग्रेड्स के हैं, लेकिन जिस गाउंटलेट को मैंने फोर्सफुली बनाया था वो एक कॉमन आइटम बन गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे को आइटम्स को उसी अकॉर्डिंग क्रिएट करना होगा जिस अकॉर्डिंग मुझे हाई ग्रेड का मटेरियल मिलेगा या फिर लो ग्रेड का। और अभी यहाँ पर सू के पास एक और स्किल होती है जिसका नाम होता है स्टोर शैडो ग्रेड आइटम। शैडो ग्रेड आइटम स्टोर होंगे और यूजर के द्वारा अब्सॉर्ब किए जा सकते हैं। शैडो ग्रेड आइटम को कभी भी समन या फिर री अब्सॉर्ब किया जा सकता है। सू यहाँ पर कहता है जब से मेरी जॉब चेंज हुई है मैं फाइनली शैडोज को स्टोर करके रख सकता हूँ। लेकिन तभी सिस्टम का यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा होता है शैडो आइटम कॉन्ट्रैक्ट लेवल 1 और इसका इस्तेमाल करने के लिए सू को यहाँ पर किसी माना की जरूरत नहीं है। जब स्किल यूजर शैडो आइटम को एक नया नेम देगा तो वो एक वेपन के अंदर बदल जाएगा जो कि लेवल अप कर सकता है, जो कि एप्लीकेबल होगा हीरो ग्रेड शैडो आइटम से लेकर या फिर उससे भी ताकतवर। और स्किल यूजर इस शैडो आइटम का इस्तेमाल कर सकता है और इन आइटम्स की ग्रोथ रेट होगी 30%। सू यहाँ पर कहता है तो मेरे को किसी शैडो आइटम की जरूरत होगी जो कि हीरो ग्रेड या फिर उससे ज्यादा ताकतवर हो कॉन्ट्रैक्ट स्किल को हासिल करने के लिए। आखिर ये जॉब चेंज टाइटल आखिर इसका क्या मतलब है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं काफी सारे लिजर्ड मॉन्स्टर यहाँ पर सू के ऊपर हमला करने बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उनके ऊपर ऑब्स्टल आता है जिससे कि वो एक ही बारी में इन दोनों को खत्म कर देता है। तो भी यहाँ पर डिफेंस मोड में आ जाता है, लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं काफी सारे और लिजर्ड मॉन्स्टर यहाँ पर ऑब्स्टल के ऊपर हमला कर देते हैं। ऑब्स्टल यहाँ पर एम्पलीफिकेशन का इस्तेमाल करता है और एक ही बारी में इन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, जिसको देखने के बाद सुहू और बाकी हंटर भी थोड़े हैरान होते हैं। उसने इन मॉन्स्टर को एक ही हमले में खत्म कर दिया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं डोजिन यहाँ पर सुहू के सामने होता है जो कि यहाँ पर सुहू को देख के स्माइल करता है। सुहू को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता है और इस चीज की न्यूज यहाँ पर टीवी पे भी कास्ट हो रही होती है, जिसको कि यहाँ पर जिनो भी देख लेता है और वो यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाता है और वो टीवी पकड़ कर रोने लगता है और कहता है सुहू सेफ है। वो बेवकूफ, जब वो वापस आ गया था तब उसको मेरे को कॉल करना चाहिए था। और हम यहाँ पर जिंचुल को देखते हैं जो कि यहाँ पर शांत हो जाता है और कहते हैं हाँ ये काफी खुशी की बात है। लेकिन तब हम देखते हैं जिंचुल को यहाँ पर एक कॉल आता है जिसको कि यहाँ पर चोजोंग ने किया होता है, जो यहाँ पर कहता है क्या आपने ब्रॉडकास्ट को देखा, वो ब्लैक मास्क हंटर संग सुहू वापस आ चुका है। और हम लोग यहाँ पर ताइक्यू को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी तेजी से सुहू की तरफ जा रहा होता है और वो यहाँ पर कह रहा होता है वो हंटर जो कि ब्लैक मास्क पहनता है जब मैं ली मिसुंग से मिला था मैं जानता हूँ कि ये उसने ही किया है। ताइक्यू को भी ऐसा लग रहा होता है कि ली मिसुंग को यहाँ पर सुहू ने ही मारा है, तो वो यहाँ पर अभी सुहू के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। हम यहाँ पर जिंचुल को देखते हैं
जो कि यहाँ पर कहता है मैं हंटर पार्क डोजिन को वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ कि वो यहाँ पर उसे रिस्टेन या फिर एक्सट्रैक्शन के लिए रख ले। तुम यहाँ पर फोर्सफुल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। हमारे पास अभी भी कोई एविडेंस नहीं है कि हंटर संग सू एक क्रिमिनल है। तो यहाँ पर ताइग्यू कहता है तो आखिर वो पहले अपना फेस क्यों हाइड कर रहा था? मैं जानता हूँ कि वो एक क्रिमिनल है जो कि स्टारडस्ट से कनेक्टेड है और इसी के साथ उसने लिमिट सू को ही मारा है। लेकिन चो यहाँ पर कहता है मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि संग सू एक बुरा इंसान है, लेकिन मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि उसको हंटर एसोसिएशन में लेकर आना चाहिए और उसके ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो जिन्नो का नेफ्यू है जो कि हंटर एसोसिएशन के हेड से काफी ज्यादा क्लोज है। जिंजुल यहाँ पर सोच रहा होता है मैं हंटर एसोसिएशन की मदद करूंगा, क्योंकि मैंने आजकल सुना है कि आजकल लोगों को ऐसा लग रहा है कि हंटर एसोसिएशन का हेड तो आई होप कि मैं एक सही डिसीजन लूं। हम लोग यहाँ पर हंटर पार्क डोजिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है ठीक है सर मैं समझ गया, वो अभी मेरे सामने ही है। सो यहाँ पर सोच रहा होता है ये अभी एक नया रैंक हंटर है ना, क्या नाम था इसका? पार्क डोजिन। लेकिन आखिर ये मुझे देख के हंस क्यों रहा था? डोजिन यहाँ पर कॉल पे बात कर रहा होता है और कहता है ठीक है सर मैं समझ गया, हंटर संग से हूँ। सो यहाँ पर कहता है कि आखिर दोबारा से क्यों हंस रहा है? डोजिन यहाँ पर कहता है ग्रीम रिपेल के गिल्ड मास्टर ने मुझे ये कहा है कि मैं तुम्हें हंटर एसोसिएशन लेके चलूं। सो यहाँ पर कहता है द ग्रीम रिपेल गिल्ड? मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा कि हंटर एसोसिएशन ने मेरे को बुलाया है। डोजिन यहाँ पर कहता है देखो तुम यहाँ पर काफी सारे लोगों के सामने आ गए हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। अभी तू यहाँ पर मर्डर के केस में वांटेड है फॉर किलिंग द वाइस गिल्ड मास्टर ऑफ ग्रीम रिपेल गिल्ड लिम मिसुंग, और इसी के साथ स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में तेरा भी हाथ था, इस बात पर शक है। सो यहाँ पर कहता है क्या? डोजिन यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और कहता है तेरे लिए यही सबसे बेहतर होगा कि तू हमारे साथ बिना कोई दिक्कत के चल। लेकिन हम यहाँ पर उन डी रैंक हंटर को देखते हैं जिनको कि यहाँ पर सू ने आर्मर्स दिए होते हैं। वो यहाँ पर आते हैं और कहते हैं हम लोग ये नहीं जानते कि आखिर यहाँ पर क्या गलतफहमी है, लेकिन इस हंटर ने हमारी मदद करी है। सो यहाँ पर कहते हैं कि तुम लोगों की मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैंने पहले से प्लान कर रखा था कि मैं हंटर एसोसिएशन जाने वाला हूँ। डोजिन यहाँ पर कहता है कि ये काफी अच्छी बात होगी अगर तू चलेगा। हम यहाँ पर बाकी हंटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन आर्मर को देख के कह रहे होते हैं कि ये यंग बच्चा तो काफी ज्यादा ही अच्छा है, उसने हम लोगों को आर्मर ऐसे ही दे दिया। लेकिन तभी अगले पर इन लोगों के आर्मर्स उतर जाते हैं। सो यहाँ पर कहते हैं ओ मैं अपने शेडोज को लेना भूल गया था, और अभी यहाँ पर सू टोटल 40 शेडो आइटम्स को रख सकता है, लेकिन अभी उसके पास सिर्फ 14 है। सो यहाँ पर कहता है कि ये पहले से काफी बेटर है कि मैं अपनी शेडोज को स्टोर करके रख सकता हूँ।